नमस्कार दोस्तों। आज के इस परिचर्चा में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। सीएसटीवी और इंसेंबल के संयुक्त तत्वावधान में आज हमने एक विशेष परिचर्चा आयोजित की है। इस चर्चा में हमारे सामने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न हम सभी हिंदी भाषियों पर है, हिंदी भाषियों के लिए और हिंदी की गरिमा और अस्मिता के लिए। ये प्रश्न बहुत दिनों से चला आ रहा है कि हिंदी भाषा इतनी सशक्त है, इसके बावजूद क्यों सिविल सेवाओं में हिंदी का प्रभुत्व स्थापित नहीं हो पाया। इसीलिए आज हमने इस परिचर्चा का विषय ही रखा है, सिविल सेवा परीक्षा में हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के वांछित परिणाम क्यों नहीं प्राप्त हो रहे हैं। इस परिचर्चा में हम कुछ विशेषज्ञों के साथ हैं, लेकिन उससे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि हिंदी का जो शब्द भंडार है, हिंदी का जो साहित्य है, हिंदी की जो संप्रेषणीयता है, वो किसी भी दुनिया की भाषा से कमतर नहीं है। हिंदी में जिस प्रकार से हम अपनी बातों को रखते हैं और खास करके भारत के लोग रखते हैं, वो शायद दुनिया के किसी भाषा से कम नहीं होगी। परंतु क्या कारण है कि सिविल सेवाओं में वो अपना प्रभुत्व नहीं जमा पा रहे हैं? इस प्रश्न से हमारे सामने कुछ उत्तर भी आएंगे, हिंदी के साथ साथ भारतीयता की भी, क्योंकि ये सिर्फ हिंदी का नहीं बल्कि भारतीय भाषाएं जो हमारे संविधान के 8वें अनुच्छेद में शामिल हैं, उन भाषाओं की भी अस्मिता का प्रश्न है, उन भाषाओं की सशक्तता का प्रश्न है कि उनमें भी सफलता का जो मापदंड है, जो सफलता का रेशियो है, वो बहुत कम है और इतना कम है कि अब वो लुप्तप्राय सी दिख रही हैं। इसमें ये भी भाव सामने आता है कि आज भी हम अंग्रेजियत से बाहर नहीं निकल पाए हैं। अंग्रेजी हमारी व्यवस्था पे इस प्रकार हावी है कि हमारे सामने ऐसा लगता है कि हम अभी भी अंग्रेजी राज में जी रहे हैं। तो इन सारे प्रश्नों के हम उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे और हमारे साथ आज के इस परिचर्चा में जो विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पूर्व आईपीएस डॉक्टर विक्रम सिंह सर। विक्रम सिंह सर उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं। आप सिविल सेवाओं की चुनौतियों से, उनकी चयन प्रक्रिया से और सिविल सेवकों की कार्यशैली से बहुत हद तक परिचित हैं, बहुत नजदीक से परिचित हैं। आप लोक सेवा आयोग के तमाम साक्षात्कारों में विशेषज्ञ के रूप में शामिल होते रहे हैं और आपने विद्यार्थियों के, अभ्यर्थियों के जो साक्षात्कार में जो उनकी पर्सनालिटी से संबंधित जो बातें सामने आती होंगी, उसका आपने बहुत सूक्ष्म रूप से मुआयना किया होगा। वर्तमान में आप नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के कुलपति के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और आज के इस परिचर्चा में हम आपसे एक चयनकर्ता के रूप में आपके विचार जानना चाहेंगे कि एक चयनकर्ता की दृष्टि से क्या है स्थिति हिंदी भाषियों की। हिंदी भाषी अभ्यर्थी क्या बहुत कमजोर होते हैं या उनकी क्षमता बहुत कम होती है, वो कम मेहनती होते हैं? इन सभी विषयों पे आपसे हम आपके विचार जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ इस परिचर्चा में सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के प्रमुख मार्गदर्शक और लगभग 1500 से भी अधिक अभ्यर्थियों को सफलता का स्वाद चखाने वाले हमारे साथ है श्री के सिद्धार्थ सर। के सिद्धार्थ सर जिस तरीके से हिंदी के विद्यार्थियों को और अंग्रेजी भाषा के विद्यार्थियों को, दोनों भाषाओं के विद्यार्थियों को जिस तरीके से आपने ट्रेन किया है, उनका मार्गदर्शन किया है और उनके एक अभिभावक के रूप में आपने जिस तरीके से उनका मार्गदर्शन किया था, वो अत्यंत सराहनीय है। और हम तो कह सकते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लोगों को प्रशिक्षित करने वाले ये एकमात्र विशेषज्ञ हैं जिन्होंने इतने बड़ी सफलता भी प्राप्त कराई है। सर यूं तो भूवैज्ञानिक हैं, लेकिन आपने लोक सेवा, भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति, भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और प्रतिरक्षा स्ट्रेटेजिक अध्ययन की भी विशेषज्ञता हासिल की है। इन दिनों आपको मीडिया के विभिन्न चैनलों पर, टीवी के विभिन्न चैनलों पर बेबाक रूप से अपनी विशेषज्ञ टिप्पणी करते हुए अक्सर देखा जा सकता है। तो विक्रम सर, पहला सवाल जो हम आपके सामने रखना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी हम एक आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं सर कि जो स्थितियां हैं वर्तमान में हिंदी छात्रों की सफलता का, अगर हम देखें तो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के जो आंकड़े हैं
उनके परिणामों से पता चलता है कि 2019 में जो सफल अभ्यर्थी आए, जो आईएएस, आईएफएस और आईपीएस वहां ट्रेनिंग कर ले रहे थे, उनकी संख्या 2019 में 326 थी और उसमें से सिर्फ 8 हिंदी के माध्यम के अभ्यर्थी थे। इसी प्रकार से 2018 में 370 में से 8 हिंदी वाले थे, 2016 में 377 में सिर्फ 13, 2015 में 350 में से सिर्फ 15 और 2014 में 284 में से सिर्फ 6 अभ्यर्थी हिंदी भाषी थे। शेष भाषाओं की क्या स्थिति होगी, हम सब इससे चिंतित हो सकते हैं। एक बात और सामने आती है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी मिले जो कि बचपन में हिंदी में या मराठी, गुजराती या अपनी मातृभाषा में पढ़े, बाद में उन्होंने अंग्रेजी भाषा का चयन किया और उसमें वो सफल भी हुए अंग्रेजी से अध्ययन करके। इन्हीं स्थितियों में एक और बात याद आती है कि अंग्रेजी का जो अनिवार्य पर्चा होता था उसमें सफल होना अनिवार्य था, उसमें क्वालिफाई करना होता था, उसके बाद ही आपकी शेष कॉपियां मेंस की जचती थी। तो वो और स्थिति थी। आज तो हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं के समक्ष ही प्रश्न उठ गया है कि वो सक्षम है या नहीं। तो डॉक्टर विक्रम सर, आपसे पहला प्रश्न हम आपके सामने रख रहे हैं इसी परिप्रेक्ष्य में कि एक विशेषज्ञ के रूप में क्या स्थिति है, क्या वो वास्तव में इस लायक नहीं है कि वो सफल हो सके? किस तरीके से आप हिंदी भाषी अभ्यर्थियों का आकलन करते हैं? डॉक्टर ब्रिजेन जी, मैं आपकी बात का बहुत स्पष्ट प्रश्न किया है, इसका स्पष्ट उत्तर देना चाहूंगा कि हिंदी के अभ्यर्थी किसी से 19 नहीं है, 20 और 21 ही पढ़ेंगे। मैं उनको किसी भी मामले में उनको कम नहीं कहूंगा। गलती अगर कहीं है, त्रुटि कहीं है, संप्रेषण में अगर कहीं कोई अभाव है, तो मुझे जरा दर्पण देख लेना चाहिए कि मैं सारे समय दर्पण पे धूल मिटा रहा था, जबकि धूल मेरे चेहरे पर ही थी। क्या बात है सर, क्या बात है। और ये एक सांकेतिक रूप से जो वातावरण, जो पर्यावरण देश में है, आप ट्रेन में जाइए, हवाई जहाज में जाइए, मॉल में जाइए, कहीं जाइए, आप ये देखेंगे कि 2 प्रकार के वर्ग होते हैं। एक वर्ग वो है जो एक अंग्रेजी बोलने वाला है और एक वर्ग जो अंग्रेजी नहीं बोलने वाला है। मैं अंग्रेजी वालों की जो बहुत पक्षधर है, मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली में अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या लंदन से भी ज्यादा है। यहाँ रिक्शे वाला भिखमंगा भी अंग्रेजी बोलता है, अंकिल जी 5 रुपीज, आंटी जी 10 रुपीज। तो मैं उसको अंग्रेजी नहीं मानता हूं। मैं इसको मानता हूं कि संप्रेषण कोई अहंकार की यात्रा नहीं है। अंग्रेजी अगर मुझे बोलना आता है तो ये नहीं कि मुझे कोई अधिकार देता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, हरगिज नहीं। लेकिन अगर हम किसी बच्चे का चयन करने के समय उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं तो उसके संप्रेषण की कला, उसकी परिपक्वता, बौद्धिक क्षमता, उसके पूरे व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन करने में हमें भी ये देखना होगा कहीं कोई मेरे अंदर कोई पूर्वाग्रह तो नहीं है। और मैंने आज तक नहीं देखा, मैं बता दूं, मैं लगभग 7 वर्षों तक यूपीएससी में गया, लेकिन मैंने आज तक एक भी बच्चा हिंदी का ऐसा नहीं देखा जो कि अंग्रेजी या अन्य किसी माध्यम वाले बच्चे से किसी मामले में, व्यक्तित्व में, संप्रेषण में, शिष्टाचार में, किसी में वो किसी से कम रहा हो। बल्कि मैं कहूंगा कि हो सकता है कि मेरा पूर्वाग्रह हो, क्योंकि हिंदी मेरी भी मातृभाषा है। आपने हिंदी को बड़ी सशक्त भाषा कही है और है भी। मैं आपके सामने एक लाइन कह रहा हूं, पुलक की शरीर सभा बैठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाड़े। इसका कोई अनुवाद करके दिखा दे हमें जरा अंग्रेजी में या फ्रेंच में। हो ही नहीं सकता, इतनी सशक्त भाषा है कि इसका अनुवाद संभव नहीं। और मैं अपने बच्चों से कहना चाहूंगा, हीनत्व की भावना ना दीजिए। हमारे युग में आजादी के तुरंत बाद स्कूल में, जिस स्कूल में जाता था, अंग्रेज टीचर होती थी और अगर हिंदी बोलने में अपराध था स्कूल में, एक बार हिंदी बोलते पकड़े गए तो व्हाइट कार्ड मिल जाता था, जो पिताजी के पास जाता था। और 3 व्हाइट कार्ड इकट्ठा हो गए तो स्कूल से बाहर। ये 3 बार आपने हिंदी में बात करते पकड़े गए, जैसे मालूम पड़ता सिगरेट पीते हुए पकड़े गए, आप स्कूल से बाहर, क्योंकि हिंदी में बोल रहे हैं, आप हिंदी में बोल रहे हैं। और कहते हैं कि आपके पिताजी विक्रम सिंह, योर फादर इज स्पेंडिंग अ फॉर्च्यून सो दैट यू कैन लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश एंड कम्युनिकेट इन इंग्लिश। यू स्पीक दिस गंवारू भाषा एट होम। ये मैं बात बता रहा हूं 1958 की, जब मैं केजी में था। मुझे आज भी अपने मन मस्तिष्क पे वो अच्छी तरह से याद है। भगवान मिस डिकूना की आत्मा को शांति प्रदान करे, लेकिन उनके शब्द आज भी मेरे मन मस्तिष्क में घाव की तरह आज भी। Your father sent you that you can learn a bit of English here and forget this गंवारू भाषा, गंवारू लैंग्वेज। तो लेकिन ये उसमें सन 58 में और 2020 में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया। हो सकता है कि उतने उग्र, उतने
ज्यादा आवेश में आकर के कोई अपना वक्तव्य न दे, लेकिन जो हृदय की भावना है, मैंने बोर्ड में भी ये देखा है कि अगर हम लोग 5 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो कुछ ऐसे भी थे जो कहते थे नहीं आप अंग्रेजी में बात कीजिए, बच्चे का माध्यम हिंदी है, उसने अपना विकल्प भी हिंदी दिया है, तो मैं क्यों अनुरोध कर रहा हूं। मैंने इसके बारे में प्रश्न भी उठाया कि जब राज्य भाषा हिंदी है, बच्चा हिंदी में, तो हमें उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी नीति है, ये हमारा संवैधानिक कर्तव्य भी है कि कोई बच्चा अगर हिंदी में है, विकल्प भी दिया है, तो उसका हम विरोध ना करें, उसको अवसर दें। उनका नहीं नहीं नहीं, हमें तो इसका मूल्यांकन करना है कि ये पूरे भारत में जब जाएगा तो कैसे संवाद करेगा। मैं यही पूछना चाहूंगा, अगर अंग्रेजी से बात करेंगे, मैं तो अंग्रेजी में भी और हिंदी में दोनों में ही मैं वार्तालाप करता हूं। अंग्रेजी में अगर वार्ता करता हूं, कदाचित इस देश का गरीब शायद मुझसे वो संवाद नहीं करेगा जो कि हिंदी बोलने करेगा। अगर आईसीएस अफसर भोजपुरी में बात करते थे, जॉर्ज डब्ल्यू ग्रियर्सन रामचरितमानस का ट्रांसलेशन कर सकते थे, ऐसा नकारात्मक क्यों होता। लेकिन मैंने इस पॉइंट को टेकअप किया डॉक्टर सिद्धार्थ, मैंने चेयरमैन यूपीएससी से कहा इस बात को कि देखिए ये जो असंभव कि हम अपने अहंकार को साथ लेके चलते हैं, ये हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां, हमारा इनसे कोई प्रतिस्पर्धा तो नहीं है। ये अगर हिंदी बोल रहे हैं तो हमको और इनको प्रोत्साहित करना चाहिए, बनिस्बत इसके कि ये कहने की बच्ची का विकल्प हिंदी का है, हम कहे नहीं आप अंग्रेजी, हम आपके अंग्रेजी का, हिंदी तो आपने परीक्षा दे ली, अब आपका अंग्रेजी का मूल्यांकन। साक्षात्कार में मूल्यांकन का प्रश्न ही नहीं उठता है, व्यक्तित्व के बारे में मूल्यांकन किया जाता है। बहरहाल उसके बारे में मैं समझता हूं कि अब स्थिति स्पष्ट हो गई है। मैं अपने बच्चों से कहूंगा किसी प्रकार की हीनत्व की भावना को अपने अंदर न आने दें। जो हिंदी का ज्ञान, वैभव और जो हिंदी के, क्योंकि हर भाषा की एक आत्मा होती है, हर भाषा की एक आत्मा होती है, हिंदी की भी अपनी आत्मा है, और उस आत्मा में तुलसीदास, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, इन सब का योगदान है। जब आप हिंदी बोलते हैं तो आप एक विरासत को उपलब्ध होते हैं, और उस विरासत को उपलब्ध होने के बाद अच्छा दूसरा काम क्या होता है डॉक्टर विजय नारायण सर, दूसरा ये होता है कि देखिए आप हिंदी बोल रहे हैं, आपने चयन तो किया, लेकिन आपने अंग्रेजी, अरे अगर मैं दरवाजे को डोर कह दिया तो मैंने कौन सा अपराध कर दिया, अगर मैंने कार को कार कह दिया तो मैंने कौन सा अपराध कर दिया। लेकिन जब मैंने ठान ही लिया है कि मैं इस बच्चे के, इसको किसी न के प्रकारेण इसको मैं कैसे कह दूं कि तुम अल्पज्ञ हो, तुम्हारे ज्ञान का स्तर बहुत सतहा है, तो मैं समझता हूं कि एक जो चयन करने वाले हैं इनको भी अपने बारे में देखना होगा कि हृदय को जरा साफ रखें कि जो बच्चा आ रहा है इससे हमारी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। दूसरे, इस बच्चे का उतना ही नहीं बल्कि ज्यादा अधिकार है हमारे ऊपर और राज्य की सेवा में बनिस्बत इसके जो बच्चा हिंदी नहीं जानता। कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जो बड़ा गौरव अनुभव करते हैं डॉक्टर सिद्धार्थ कि मैं साहब हिंदी, आई कांट स्पीक हिंदी, यू नो इट्स इन हिंदी, आई कांट रीड हिंदी। ये कौन से गौरव की बात है, मैं समझ नहीं पाया। अपने माता पिता को न पहचानना ये कौन से गौरव की बात है। मैं इसको वैसा ही समझता हूं कि अपने माँ बाप को न पहचानना ये वैसे ही शर्म बना के, जैसे कहते मुझे हिंदी समझ में नहीं आती, पले बढ़े बलिया में, पढ़े बले लखनऊ में, और कहते मुझे हिंदी समझ में नहीं आती। लेकिन मैं समझता हूं कि वो समय दूर हो गया है। आगे के चरण में मैं निवेदन करूंगा क्या हम कर सकते कि हमारे बच्चों को और ज्यादा सफलता मिले, किन परिस्थितियों से हमको गुजरना पड़ेगा, और हमारी तैयारी में ये सिर्फ शिफ्टिंग ऑफ गियर्स है। थोड़ा अपनी तैयारी में शिफ्टिंग ऑफ गियर, दृष्टि बदली तो सृष्टि बदल जाती है। उसके बारे में हम अगले चरण में आपके अनुमति से दोबारा अपना परामर्श देना चाहूंगा बच्चों को। जी 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 जी, बहुत अच्छे। आपने हिंदी के जो आत्म गौरव की बात की सर, हिंदी को जिस प्रकार से आपने एक अपनी बातों से संबल प्रदान किया है, निश्चित है कि हमारे जो ये श्रोता होंगे, जो हमारे दर्शक होंगे, उनको थोड़ी हिम्मत बंधी होगी। सिद्धार्थ सर, हम आपके पास आना चाहेंगे। आप 2 दशकों से सिविल सेवा की तैयारी करा रहे हैं अभ्यर्थियों को, और फक्र की बात है कि आपके नाम के साथ 1553 अभ्यर्थियों के नाम जुड़े हुए हैं, जिनको आपने तैयार किया, उनको इस लायक बनाया कि वो तीनों स्तर की परीक्षाएं पास करते हुए आज एक सिविल सर्वेंट हैं। इतनी बड़ी सफलता के पीछे निश्चित है कि आपकी अपनी क्षमता, आपकी जो मार्गदर्शन की कुशलता और आपका जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, और उसमें निश्चित है कि आपकी क्षमता भी कहीं ना कहीं उन विद्यार्थियों को संबल प्रदान कर रही होगी। लेकिन आज का जो प्रश्न है उसकी स्थिति के विषय में हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि आप क्या देखते हैं अपने अध्यापन के दौरान, अपने प्रशिक्षण के दौरान,
क्या हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी रहे, जो अभ्यर्थी रहे, उनको आपने किस रूप में देखा है? उनका मूल्यांकन आप किस रूप में करते हैं? क्या वो आपको भी कमतर दिखाई पड़ते थे? अगर उसे बिल्कुल बिंदुबद्ध करने की कोशिश की जाए तो सबसे पहले हिंदी के विद्यार्थी जो होते हैं और पहले होते थे तो बहुत बहुत वैल्यूड है, उनके ऊपर मूल्य उनके बहुत अच्छे होते थे, संस्कार बहुत अच्छे होते थे उनके। दूसरी बात कि उनमें दृढ़ निश्चयता उनमें बहुत अच्छी होती थी, हमें करना ही करना है। वैसी दृढ़ निश्चयता हमने अंग्रेजी के विद्यार्थियों के बीच नहीं देखी। तीसरा कि उनके भीतर में सिंसियरिटी की भावना, कि कितने सिंसियर हैं, काम कर सके, क्योंकि वह उनके माँ बाप ने जगह जमीन बेचकर उनको यहाँ पर दिल्ली में भेजा था, तो उनकी सिंसियरिटी की मात्रा बहुत अधिक थी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद में बहुत सारे समस्याएं वो झेलते रहते थे। घर की समस्याएं भी उनके पास में आती थी, क्योंकि परिवार से थोड़े निर्धन हुआ करते थे, तो हमेशा किसी न किसी दबाव में रहा करते थे। कभी कभी क्लास को बीच में छोड़कर उन्हें जाना भी पड़ता था। लेकिन कुछ समस्याएं थी उनके साथ में। अब समस्याएं थी जैसे कि इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए जिस प्रकार की मनोवृत्ति, जिस प्रकार का एटीट्यूड चाहिए होता था, उस एटीट्यूड में उन्हें अडॉप्ट करने में थोड़ी समस्या आती थी, और थोड़ी अधिक समस्या आती थी अंग्रेजी के विद्यार्थियों की तुलना में। दूसरी बात थी कि वह तुरंत किसी की बात सुन लेते थे, मतलब मान लेते थे और उसी रास्ते पर चलना शुरू कर देते थे, जिसे कहते हैं गलेबल बहुत हुआ करते थे, और इसकी वजह से वो बेचारे गुमराह भी अच्छे खासे हो जाया करते थे। जो एक आप समझ सकते हैं कि कमी के रूप में अगर इसको हम लोग प्रस्तुत करें तो थी कि बैलेंस ऑफ परसेप्शन, मतलब नजरिए का प्रबंधन है और संतुलन वह स्थापित नहीं कर पाते थे। भावनात्मक होते थे, इसलिए सभी बातों को भावनात्मक रूप में देखते थे, तो कभी कभी उनके विचार कभी चरम हो जाया करते थे। तो ये संतुलन स्थापित करना उनके लिए थोड़ा कठिन हुआ करता था। उनकी विश्लेषणात्मक क्षमता अपेक्षाकृत अंग्रेजी के विद्यार्थियों के रूप में अगर देखें तो थोड़ी सी कम होती थी, क्योंकि जाहिर है अंग्रेजी के विद्यार्थियों की जो पृष्ठभूमि थी वो इतनी अच्छी थी उस रूप में कि संस्कार भले कैसे भी हो, लेकिन पृष्ठभूमि इतनी अच्छी थी कि इतनी अधिक मात्रा में सूचना थी कि सारी सूचनाओं को एक साथ वो जोड़ सकते थे, और हिंदी के विद्यार्थियों को अपना आधार तैयार करने में ही आधा समय गुजर जाता था, और उन विचारों को कभी मालूम ही नहीं चल पाता था कि उनका आधार बिल्कुल ही गायब है। बिल्कुल हिंदी के विद्यार्थी अगर अपने कुछ त्रुटियों को देखते तो कहीं 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 अच्छा कर पाते, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां रहती थी हमेशा आसपास के क्षेत्रों में जिसकी वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते थे। तो शिक्षक के रूप में मेरा यही प्रेक्षण रहा था, क्योंकि बहुत ही हार्ड वर्किंग हुआ करते थे और दृढ़ निश्चयता भी उनकी बहुत अच्छी थी। उनकी सबसे बड़ी बात यही थी। जी जी जी, बहुत ये जो बात है कि हिंदी भाषियों में बहुत क्षमता है, लेकिन कहीं ना कहीं संप्रेषण की थोड़ी समस्या आती है उनके सामने। उनकी पर्सनालिटी उस रूप में एक्सपोजर नहीं पाई हुई होती है जैसा कि अंग्रेजी भाषी विद्यार्थी होते हैं जो शहरों में पले बड़े हैं। निश्चित है उनका आत्मविश्वास भी ज्यादा होता होगा, इसलिए ये स्थिति आती होगी। संगीता तेतरवाल जी, हम आपकी तरफ आना चाहेंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो हमारे सामने आ रहे हैं, जो सर ने बताए, आपका उनसे सीधा सीधा नाता रहा है। आप चूंकि सिविल सर्वेंट हैं और अभी हाल में ही 5-6 वर्षों पहले आपने सफलता प्राप्त की है, तो हिंदी माध्यम से सफलता प्राप्त करना कितना कठिन रहा होगा? किस प्रकार से आपने उसके विषय में निर्णय लिया होगा कि हमें हिंदी भाषी बनकर ही हिंदी माध्यम से ही परीक्षा देना है? ये निर्णय जो उस समय का वातावरण होगा, अभी पिछले 8-10 वर्षों से जो स्थितियां हैं उसको देखते हुए, इसके बावजूद आपने हिंदी माध्यम से तैयारी की और हिंदी में ही सफलता प्राप्त की, टॉप किया आपने हिंदी भाषी विद्यार्थियों की संख्या के बीच। क्या आपको क्या लगा कि हिंदी भाषा कितनी सक्षम है, कितनी हिंदी के साथ कुछ समस्याएं हैं? आपने उनको किस प्रकार से महसूस किया और उसका सामना किस मुस्तैदी के साथ किया, किस हिम्मत के साथ किया? कुछ अपने अनुभव हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। हिंदी मीडियम की सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जो हिंदी भाषी लोग होते हैं वो हिंदी मीडियम में सिलेक्ट करना चाहते हैं कि जो भी मटेरियल उनके सामने आता है उसको वो इजीली रीड कर पाते हैं, उसके साथ अपने आप को समझ पाते हैं, उसको प्रोसेस कर पाते हैं। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम ये होती है कि एग्जाम जिस स्तर का होता है उस स्तर का कंटेंट है वो अवेलेबल नहीं है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को उठा के देखें, इकोनॉमिक्स को उठा के ही देख लीजिए, तो अगर आप उसमें देखेंगे, अगर आप हिंदी की बुक्स या मटेरियल उठा के देखेंगे,
उसका अगर इंग्लिश मीडियम की बुक से कंपेयर करेंगे तो उनके लेवल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो सबसे बड़ी चीज जो आती है कि इंग्लिश मीडियम का जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा है, हिंदी मीडियम के अंदर वो चीज अवेलेबल नहीं है। अगर मुझे आजकल का जो पेपर है वो एनालिटिक अप्रोच पे बेस्ड है, उसमें करंट अफेयर्स ज्यादा है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे ज्यादा फोकस है। अगर आप हिंदी का कोई भी पेपर या फिर कोई भी टीवी चैनल उठा के देख लें तो उसके अंदर जो बेसिक चीजें एग्जाम का जो बेस है वो सब गायब है, वो नहीं मिलेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से कहती हूँ कि इनिशियल कुछ मंथ्स के लिए मैंने प्रतियोगिता दर्पण जो मैगजीन होती है वो मुझे रिकमेंड की गई थी। तो मैंने उसको पढ़ा, 2-3 महीने जब मैंने पढ़ा तो सडनली एक दिन मार्केट में जो वर्ल्ड फोकस जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप के ऊपर एक मैगजीन है, तो इतना अगर फर्क रहेगा किसी भी मटेरियल के अंदर, जो एग्जाम होता है वो तो सबके लिए लेवल प्लेइंग हो नहीं सकता है, क्योंकि एग्जाम का लेवल वो है कि आपको सबको एक ही स्तर पे आके कम्पीट करना है, चाहे आप किसी भी मीडियम से क्यों ना हो। तो उस लेवल का नोटिस नहीं हो पाता क्योंकि एक्सपोजर नहीं है। सेम चीज वही आती है कि अगर आपने इंग्लिश मीडियम के कुछ पढ़ भी लिया, सपोज आपने हिंदू पढ़ लिया, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ ली, तो कुछ जो अगर आपने इंग्लिश का एक्सपोजर स्कूल या कॉलेज लेवल पे आपका नहीं हुआ तो ट्रांसलेशन के अंदर बहुत सारा जो मटेरियल है वो लॉस्ट हो जाता है। इंग्लिश में क्या होता है कि कुछ सारे वर्ड्स होते हैं जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, सिंगल वर्ड होता है। अगर मैं उसी चीज को हिंदी में लिखूं तो मुझे पूरी की पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी, तो वो कहीं ना कहीं जो वो इंप्रेशन क्रिएट होना होता है वो नहीं हो पाता है। अब जो कॉपी चेक करने वाले हैं, आई सपोज की जो फैकल्टी होती है वो तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम फैकल्टी नहीं होती है, वो तो सेम होती है। अगर मैं भी किसी की कॉपी चेक करूंगी तो अगर मुझे कॉपी चेक करना रहेगा तो एक इंग्लिश मीडियम के बच्चे ने लिखा, एक हिंदी मीडियम के बच्चे ने लिखा, इंग्लिश मीडियम के बच्चे ने शॉर्ट एंड बिल्कुल इम्प्रेसिव चीजें लिखी हैं, वही चीजें हिंदी मीडियम का बच्चा फैला के एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगेगा कि इंग्लिश मीडियम वाला ज्यादा बेहतर है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो कंटेंट जो हमको चाहिए हिंदी मीडियम में वो अवेलेबल नहीं है, क्वालिटी नहीं है। यूजुअली एक ही टीचर ऐसे होते हैं इन कोचिंग्स के अंदर जहाँ पे अच्छा सक्सेस रेशियो। इंग्लिश के अंदर कई सारे टीचर्स होते हैं, उनके अलग अलग एरिया ऑफ एक्सपर्टीज होते हैं, हिंदी मीडियम में वो चीज अवेलेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो चीज हमको चाहिए वो मिसिंग है। ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम के बच्चों का जो मेहनत का स्तर कम है या फिर अंडरस्टैंडिंग उनकी कम है, दिक्कत वहां पे नहीं है। दिक्कत ये है कि जब मेरे को वो प्रॉपर मटेरियल ही नहीं मिलेगा तो मैं तैयारी कैसे करूँ। तो मेजर दिक्कत ये है। जहां तक मेरा इन चीजों को शॉर्टकमिंग को दूर करने का प्रयास था वो यही रहा जो मैंने बताया कि शुरू में मैंने भी कुछ हिंदी मीडियम की बुक्स पढ़ी, पेपर पढ़े, वही मैगजीन्स पढ़ी, लेकिन सही वक्त पे मेरा इंग्लिश मीडियम के कंटेंट से एक्सपोजर हो गया। तो मैंने इंग्लिश मीडियम की जो बुक्स थी या फिर जो न्यूज़पेपर थे, टीवी चैनल्स थे, उनके ऊपर अपने आप को थोड़ा ज्यादा फोकस किया, वहीं से चीजों को उठाया, उनका एनालिसिस किया, फिर अपनी लैंग्वेज के अंदर उसको हिंदी के अंदर ट्रांसलेट किया। तो वही चीजें हेल्प की। अदरवाइज हिंदी मीडियम के सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग यही है कि कंटेंट नहीं। जी 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 संगीता जी, बहुत सही आपने बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि अभ्यर्थी भले बहुत सक्षम हो लेकिन अगर उसे अध्ययन सामग्री ही ना मिले अच्छी, जो अंग्रेजी के समतुल्य हो या अंग्रेजी के जो पुस्तकें हैं उसके बराबर की हो, तब तक सफलता वास्तव में दूर ही रहेगी। डॉक्टर विक्रम सिंह सर, आपसे हम इसी समस्या को आपके सामने लाना चाहेंगे कि जो सिविल सेवा की परीक्षा है, इसकी जो तैयारी है, इसकी तैयारी के जो तरीके होते हैं, तैयारी के जो मापदंड होते हैं, जो अध्ययन सामग्री है, और साथ ही साथ अभ्यर्थी की जो पर्सनैलिटी होती है, और साथ ही साथ उसका जो परिवेश होता है, जिस परिवेश से वो आया हुआ होता है, ये सारी चीजें सिविल सर्वेंट बनाने के लिए बहुत मायने रखती हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक गांव से आया हुआ सीधा साधा आदमी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिनको समझ ही नहीं सकता है, जो जिससे अगर वो समझने का प्रयास करेगा तो शायद उसे समझने में 1-2 साल निकल जाएंगे। और इस मामले में फिर अंग्रेजी के जो अभ्यर्थी हैं या जो शहरी अभ्यर्थी हैं वो उससे साल भर आगे हो जाते हैं। ये कंपटीशन को थोड़ा सा इम्परफेक्ट बनाता है। अब ऐसे में सर, चूंकि आप इस चयन प्रक्रिया से जुड़े हुए रहे हैं, चयन में जो अभ्यर्थी आते हैं, पर्सनालिटी उनकी जो उनका मूल्यांकन है वो करते रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ता होगा कि इस जिस परिवेश से आया है, जो पढ़कर आया है, उसकी जो जो अध्ययन की जो सामग्री होगी, उस सबका अंदाजा आप लोग आधे घंटे या 45 मिनट के इंटरव्यू में बहुत हद तक लगा लेते होंगे। तो सर क्या दिखाई पड़ता है आपको कि कहीं हिंदी माध्यम का जो विद्यार्थी है उसकी अध्ययन सामग्री, उसकी तैयारी के तरीके और उसका परिवेश भी हिंदी माध्यम को कहीं पीछे करने में उत्तरदायी साबित हो रहा है सर? सर डॉक्टर ब्रजेन जी, संगीता बेटी ने अपने संक्षिप्त वक्तव्य में बृहद प्रकाश डाला है इस पूरी समस्या के ऊपर, और मैं समझता हूं प्रत्येक हिंदी भाषी अभ्यर्थी को इनको कंठस्थ नहीं हृदयस्थ करने की आवश्यकता है कि उसने 5 सूत्रों में संगीता ने उसका पूरा समावेश कर दिया है। पहली चीज पठन सामग्री। डॉक्टर सिद्धार्थ, ये आपकी जिम्मे उत्तरदायित्व तो होगा कि पठन सामग्री जिन विषयों में नहीं है उनको उपलब्ध कराएं। और आज हमारे पास सुविधा है गूगल ट्रांसलेशन की भी, और गूगल ट्रांसलेशन के माध्यम से वो समस्त कार्य जो बहुत दुष्कर माना जाता था अब इतना सरल हो गया। शाम को बैठे, सुबह तक आपकी पुस्तक का अच्छा अनुवाद तैयार हो जाएगा। उसके बाद संगीता ने बताया कि प्रतियोगिता दर्पण और इस प्रकार की जो सामग्री है जो उपलब्ध नहीं है, तो हमारे आपके लिए डिजिटल मीडिया के माध्यम से एक डिजिटल या ई मैगजीन तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक बहुत कम खर्चे पे एक ई बुलेटिन तैयार हो सकता है। और दूसरा ये है, कोई भी अनुवाद ही रहेगा, जो असली है उसके पूरी तरीके से उसकी समीक्षा नहीं कर सकता है। मैं डॉक्टर नारायण आपके सामने एक और पक्ष रखना चाहूंगा कि जैसे हमारे सिनेमा में है, किसी विदूषक के बारे में चर्चा करना होगा तो ये दिखाएंगे गांव का एक हिंदी भाषी लड़का आ रहा है और शुद्ध हिंदी बोल रहा है, वो अपने में ही विदूषक उसको समझ लिया जाएगा कि ये वाकई विदूषक है और कुछ उसको टोपी पहनाने की जरूरत नहीं है। मैंने जब इसको देखा था, जब मैं संगीता की आयु का था, तो मैंने कहा एक बार मैं भी एक छठा बना लूं। तो अब तो सर पे बाल नहीं, बाल मुड़वा करके, शिखा रख करके, हवाई चप्पल पहन करके मैं चलता था। हालांकि अंग्रेजी भी ठीक ठाक बोल लेता हूं, लेकिन जो अंग्रेजी बोलने वाले थे इस छठा को भाव भंगिमा देके ये समझते थे ये बिल्कुल गंवारू है, इसको नहीं आता है, और ये बिल्कुल जो है इसको भोले भंडारी की तरह है। तो कोई उधार मांगेगा, कोई कुछ करेगा, कोई आपको ऐसे वैसे उल्टी सीधी। लेकिन जिस वक्त आप अंग्रेजी बोलने लगते थे, मालूम पड़ता था वो भयाक्रांत हो जाते थे। मैं इसको इसलिए कर रहा हूं कि हिंदी भाषी बच्चों को हीनत्व की भावना आए क्यों, किस मामले में वो बच्चे हमारे 19 हैं, वो उनसे श्रेष्ठ है। उनके संस्कार, डॉक्टर सिद्धार्थ जी ने कहा ना संस्कार, क्योंकि हम देखते हैं संस्कार को, भाषा संभाषण एक कला है ही है, लेकिन शब्द ज्ञान और व्याकरण से भी अगर ऊपर है तो व्यक्तित्व कितना ठोस है। क्या वो भ्रष्टाचार की तरफ उन्मुख हो सकता है? क्या चारित्रिक उसमें कोई दोष है? क्या उसमें क्या यह संभावना है कि हमारे हिंदी के बच्चे, मैं कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब, 25 कैरेट सोना है, 24 नहीं, 23 नहीं। हो सकता है कि लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी जाकर के थोड़ी सी सांसारिकता, व्यवहारिकता डालनी पड़े, उतनी ही व्यवहारिकता कि जो पूरा शुद्ध सोना है उसको व्यवहारिक बनाने के लिए थोड़ी सी मिलावट डालना, सांसारिकता डालना, जिससे कि वो हिंदी भाषी बच्चा किसी से अपने को 19 अव्यवहारिक न समझे, जिसको कहते हैं प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल है, मैं समझता हूं, जो सत्यम वद धर्मम चर मातृदेवो भव पितृदेवो भव गुरुदेव। फिर अगर इतना आपने 5 सूत्र कर लिए, संगीता की बातें समझ ली, आप जिंदगी में कभी हार नहीं सकते, आप जिंदगी में कभी हार नहीं सकते। तो मैं अपने बच्चों से ही कहना चाहूंगा, आपको संस्कार का, अगर आप, हो सकता है भाषा में कोई कहे कि आप थोड़ा पीछे हैं, लेकिन संस्कार और व्यक्तित्व में आप बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। एक मैराथन और 100 मीटर में जितना अंतर होता है उतना अंतर आप में और एक सामान्य बच्चे में है। ये अहंकार के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये वास्तविकता से कह रहा हूं कि जब मैं बच्चा देखता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं एक बच्चे में बिना भाषा का, ये मैं केवल सांकेतिक रूप से कहूंगा, एक बच्चा है जो सायंकाल शायद कुछ एक चौकड़ी में बैठ करके कुछ शौकीनी कर सकता है, एक बच्चा है जो सिगरेट और पान की दुकान पे खड़ा हो सकता है। लेकिन जो हिंदी भाषी बच्चा है वो तो गांव के परिवेश से आ रहा है, माता पिता ने पेट काट करके उसको पढ़ाया है, उसको तो 2 रोटी मिल जाए बहुत बड़ी बात है। सिगरेट और शौकीनी का उसके पास ना अवसर है, और जब अब अवसर नहीं है तो आगे भी अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके डीएनए में आ चुका है कि हमारे लिए सात्विकता विकल्प नहीं, एक जीवन लक्ष्य है हमारे लिए। मैं समझता हूं कि आगे अगर डॉक्टर सिद्धार्थ ने जो संगीता बेटी ने बताया है, इन थोड़ी सी लक्यूना में अगर थोड़ा सा इसमें सहयोग कर दें, इसको प्लग इन कर दें, तो हमारे हिंदी भाषी बच्चों को बहुत सहयोग मिलेगा। उनको थोड़ा सा एक सहयोग समर्थन, जैसे कुम्हार है, थोड़ा सा सहयोग, थोड़ा सा उनको समर्थन और थोड़ा सा आशीर्वाद मिल जाए,
वो तो आसमान के तारे तोड़ के ला के दे देंगे आपको। बिल्कुल। सिद्धार्थ सर, आपकी तरफ आना चाहेंगे। आपने चूंकि इतने बच्चों को सफल बनाया है और लगभग 18 वर्षों से आपने अध्यापन का कार्य किया है, सिविल सेवा के अभ्यर्थियों को तैयार ही कराया है आपने अब तक, उनके लिए जो भी समस्याएं थी उन सब का समाधान ढूंढने का प्रयास किया है आपने। तो और आपका जो इंसेम्बल रहा है वो तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के अभ्यर्थियों के लिए एक तरह से ऐसा छत्र छाया रही है जिसके नीचे आकर अभ्यर्थी अपना आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा महसूस करता रहा है। अब आपके सामने ये प्रश्न है कि क्या आपने जो सामग्रियां उपलब्ध कराई अपने अभ्यर्थियों को, क्या अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थियों को कुछ और मैटर देते थे, हिंदी वालों को कुछ और देते थे, या अगर हिंदी वालों को जो भी आपने सामग्री दी, क्या उनको तैयार कराने के लिए अंग्रेजी की जितना प्रयास किया गया होगा, क्या उससे कम मेहनत किया गया? क्या वो सामग्री दोयम दर्जे की थी? अगर बराबर की थी तो फिर आज की ये समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है कि अध्ययन सामग्री की अनुपलब्धता है या कमी है? और हिंदी के जो भी विद्यार्थी रहे हैं उनके सामने ये प्रश्न हमेशा बताया जाता है, उनके सामने हमेशा ये रास्ता बताया जाता है कि अगर आपको सफल होना है तो अंग्रेजी की भी कुछ किताबें पढ़िए, अंग्रेजी की किताबों की भी मदद ली जाए। ये आवश्यक माना जाता रहा है। तो क्या ये संभव नहीं है सर कि जो अंग्रेजी की जो अच्छी किताबें हैं, जैसा कि विक्रम सर ने भी बताया कि आपकी जिम्मेदारी है ये कि अब उनको हिंदी में वो सारी सामग्री उपलब्ध कराएं जिससे कि उनको इस अध्ययन सामग्री की कमी ना महसूस हो। आप क्या कहेंगे सर इस विषय में? हिंदी माध्यम में जो आपने कितनी किताबों का अनुवाद भी किया है, आप खुद उस पूरे पहलू पर आए हैं, तो अध्ययन सामग्री अगर आपके पास में है तो पहले ऐसा आसान था क्योंकि आपके पास में वो नियत था। अब ऐसा आसान नहीं है क्योंकि हर रोज प्रश्न बदलते हैं, हर रोज विषय बदलता है, हर रोज परिप्रेक्ष्य बदलता है, और हर रोज अगर ये सब चीजें बदलती रहती हैं तो समस्या आती है। अब हिंदी में जो अनुवादक होते हैं वो कभी कभी हिंदी की भाषा को अनुवाद कर देते हैं, वो भावार्थ का अनुवाद कभी कभी कर भी नहीं पाते हैं। अनुवाद के लिए इस बार शिक्षा नीति में आपने देखा होगा कि अनुवाद के लिए एक विभाग ही पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है जिससे कि भारत सरकार खुद ही इस कार्य को कर सके, अपने हिस्से से कर सके। लेकिन जो हिंदी माध्यम की जो समस्या है वो समस्या 3 स्तर पर है। अगर आप सीसेट पे लेते हैं तो सीसेट में उनकी सबसे बड़ी समस्या आती है, वो अंग्रेजी को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते हैं। यहाँ से उनकी समस्या शुरुआत होती है और उन्हें मुश्किल से 1 घंटे 1.5 घंटे के भीतर में सारे समझकर प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। उनकी उतनी समझ अभी विकसित नहीं हो पाती क्योंकि उनकी कुछ कमी है। उससे पहले बिना दूर किए हुए वो तुरंत आपाधापी में जंप कर जाते हैं, कूद जाते हैं एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में। दूसरी समस्या उनकी आती है मैथमेटिक्स में और रीजनिंग में, क्योंकि मैथमेटिक्स और रीजनिंग के प्रश्नों को बहुत फास्ट सॉल्व करना पड़ता है जिसके लिए वो फिर से वो इक्विप नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बचपन से ऐसी ट्रेनिंग नहीं हुई रहती है। अब इस पूरे बात में कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तुलनात्मक रूप से अंग्रेजी के विद्यार्थी है वो नंबर मार ले जाते हैं क्योंकि इंजीनियरिंग के विद्यार्थी यही काम करते रहते हैं हमेशा। फिर जो अंग्रेजी में प्रश्न दिए रहते हैं और हिंदी में भी जो प्रश्न दिए रहते हैं, अगर आप अब उसका उदाहरण लेंगे, आप लेंगे भी उस पूरे पहलू पर, तो इस प्रश्नों को समझने में अच्छी खासी समस्या आती है। अब सीसेट में वो सामान्य व्यक्ति की बात की नहीं है, वश की बात नहीं कि उन प्रश्नों को समझ ही पाए, इतनी भयानक हिंदी में वो लोग ट्रांसलेशन कर देते हैं। बिल्कुल। विद्यार्थियों को एक और समस्या सामना करना पड़ता है इसमें, वो है भावनाओं का विभेदीकरण। क्योंकि इस जगह पर ऐसे कुछ प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है जहां पर कि आपको अपने पूरे लॉजिक को क्लासिफाई करना पड़ता है, कहाँ भावना है, कहाँ तर्क है, कहाँ पर आपका मन है, किस स्थान पर, तभी वह स्पीड ऑफ कैलकुलेशन ला पाते हैं। तो इसकी समस्या आती है। मेंस एग्जामिनेशन के समय पर उनको जो समस्या आती है वो समस्या आती है कि अब आप उस समस्या को 3 स्तर पर देखते हैं। एक परीक्षा के स्तर पर देखते हैं एग्जामिनेशन लेवल पर, तो एग्जामिनेशन लेवल पर जो इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं वो अपने इंजीनियरिंग या मेडिकल के जो विद्यार्थी हैं, संगीता भी रही हैं, तो 70-75% वही लोग इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब उन लोगों की जो पढ़ाई का आलम होता है कि उनको ठोक पीट कर इंजीनियरिंग में भी या मेडिकल में भी 12 घंटे 13 घंटे तक पढ़ा दिया जाता है। वो स्टैमिना इतना आसानी से बिल्टअप नहीं हो पाता हिंदी के स्टूडेंट का जब वो परीक्षा देने जाते हैं। दूसरी बात आती है कि करंट एनालिसिस जितने भी समय उसके सारे सोर्स है। अब आप एग्जांपल लीजिए,
साउथ चाइना सी में आज क्या हुआ, दक्षिण चीन सागर में आज क्या हुआ, ये आज एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में आ जाएगा, वो साउथ चाइना पोस्ट में आ जाएगा, वो वॉशिंगटन पोस्ट में आ जाएगा, वो ला मॉन्डे में चलाएगा, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में भी चलाएगा, वो हिंदू में भी चलाएगा, हिंदी के न्यूज़पेपर में नहीं आ पाएगा। तो ये समस्या तो है ही है। फिर समस्या आती है स्टडी मटेरियल के उपरांत कि जितने भी जो लिखने का आता है, अब परीक्षा में जो लिखने की बात आती है 100 और 200 शब्दों में लिखने की बात आती है, वहां पर हिंदी के विद्यार्थियों को वास्तविक रूप में बहुत 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 ही कठिनाई आती है, क्योंकि वो सारा का सारा भावार्थ अंग्रेजी में आप आसानी से दे सकते हैं, हिंदी में जब आप देना तो हिंदी में भावनाएं थोड़ी सी मतलब की थोड़ी विस्तृत भी होती हैं, क्योंकि विद्यार्थी ऐसा भी कभी कभी लिखते हैं कि बाढ़ का आना, सूखा का आना। अब सूखा का आना और बाढ़ का आना, ये दोनों शब्द होते हैं वो बिल्कुल निरर्थक हो जाते हैं उस स्थान पर। जी जी। ऐसे शब्दों को लिखने के आदी होते हैं उस पूरे पहलू पर, यहाँ पर उनको लिखने में समस्या आती है। फिर उनके साथ में समस्या आती है जब वो खुद कोचिंग करते हैं, तो कोचिंग में उन्हें अच्छी खासी समस्या आती है। अब एक एग्जाम्पल लीजिए, जितने भी हिंदी के कोच हैं उनमें से एक भी कोच, ध्यान दीजिएगा, एक भी कोच अंग्रेजी के विद्यार्थियों को पढ़ाने की स्थिति नहीं रखता है, एक भी नहीं। अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं वो हिंदी के कोच को पढ़ा सकते हैं, लेकिन हिंदी के विद्यार्थी उस रूप में नहीं रहते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जो ऐसे कुछ एक दो एक्सेप्शन के रूप में कुछ लोग हैं अभी, जो कि उन्होंने कुछ काम अच्छा किया है अभी, लेकिन ये समस्या उनके साथ में है। दूसरी बात चली आती है कि जब वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो उस स्थान पर पीआर अच्छा खासा होता है। जो टीचर होते हैं अपनी कमी को दूर करने के लिए वो पब्लिक रिलेशन पर पूरा ध्यान देते हैं, बच्चों के साथ उठना बैठना, खाना पीना, सिगरेट पीना, घूमना फिरना, सब चीज हो जाता है। तो बच्चे बिल्कुल खुश हो जाते हैं, कह रहे वाह कितने अच्छे शिक्षक हैं। और वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हमने तुम्हें डिक्टेट करा दिया, इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, चाहे दुनिया टस से मस्त हो जाए। यह उनके लिए बहुत ही घातक हो जाता है, क्योंकि जब डिक्टेशन आप करते हैं और डिक्टेशन कराते हैं तो इमिटेशन करते हैं। इमिटेशन जो भी करेगा वो कभी भी इस परीक्षा के लायक नहीं आता है। फिर चौथी समस्या आती है उनके साथ में कि जितने भी शिक्षक हैं जो हिंदी में पढ़ाते हैं, काम करते हैं, वो सारे एनसीईआरटी के लेवल पर ही पढ़ाते हैं। ना वो जो शिक्षक इस लायक हैं कि वो एनसीईआरटी से ऊपर उठ सके, क्योंकि उससे अधिक उन्होंने पढ़ाई की ही नहीं, वो खुद फेल कर गए हैं और एक बार नहीं अच्छी तरह से फेल किया है। तो इसी तरह से उन्होंने अपने आप को मार्केट किया है और एनसीईआरटी ही जान सकते हैं, और किसी किताब को आज तक पढ़ा ही नहीं है। और अगर आपने उन्हें बता दिया कि ये किताब पढ़नी चाहिए तो आपको इतनी जोर से लताड़ेंगे कि आप वो किताब कभी देखने भी नहीं जाएंगे, कभी वो अच्छी किताबों कभी भी रेफर नहीं करते हैं। और हिंदी के विद्यार्थियों को जो एग्जामिनेशन के लेवल पर, कोचिंग लेवल पर आता है कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखने में, क्योंकि बचपन से इनकी जो परवरिश होती है, वो लालन पालन होता है, वो हमेशा इंट्रोडक्शन लिखने की तरफ प्रवृत्त होते हैं, लिखते हैं वो इंट्रोडक्शन लिखा जाए और लंबा कभी कभी लिख देते हैं, इससे शब्द संख्या उनकी खराब हो जाती है। इंडिविजुअल लेवल पे देखेंगे, व्यक्तिगत लेवल पे देखते हैं तो विद्यार्थियों में कुछ जो चीजें मिलती हैं, कुछ अच्छे खासे विद्यार्थी जजमेंटल होते हैं, उनका विचार बना रहता है कि ये ऐसा ही है। अब वो समझाना उन्हें कभी कभी डिफिकल्ट होता है, सभी का नहीं, लेकिन अच्छे खासे विद्यार्थियों का एक जजमेंटल स्वभाव होता है। दूसरी बात है कि वो पढ़ते हैं, पढ़कर सीखते हैं। सीखना आप प्रेक्षण करके भी सीख सकते हैं, बातचीत करके भी सीख सकते हैं, टीवी देख करके भी सीख सकते हैं, आप संसर्ग करके भी देख सकते हैं, सीख सकते हैं। सिर्फ किताबों की पढ़ाई से ही आप नहीं सीख सकते हैं। तो ट्रेडिशनल उनको लर्निंग मेथड का अब परित्याग करना पड़ेगा, और यह ट्रेडिशनल मेथड उन्हें घातक हो जाता है। चौथी बात चली आती है कि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं अपने पूरे के पूरे समय का। उनकी स्थिति होती है लकड़ी की काठी की तरह, उस जगह पर खूब मेहनत करते हैं, एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं बेचारे उस रूप में। और जो उनके पास में जो क्रिटिकल माइंडसेट है, वो क्रिटिकल माइंडसेट होता है, मतलब कि आप ऐसा समझते हैं क्रिटिकल माइंडसेट का अंग्रेजी में अर्थ है अलग होगा, यहाँ पर होगा। हमेशा बेचारे उनके आसपास के जो परवरिश होती है, जो वातावरण मिलता है मुखर्जी ने देता, सब लोग सभी चीज की शिकायत करते हैं। उनके हिसाब से गधा भी अच्छा है, गधा को टांगने वाला भी अच्छा है, गधा को ले जाने वाला भी अच्छा है, गधा के ऊपर चढ़ने वाला भी अच्छा है, ये सभी बुरे हैं। प्रधानमंत्री खराब है, प्रधानमंत्री के माता पिता खराब है, देश खराब है, देश की व्यवस्था खराब है। ऐसे वातावरण में जो पला बढ़ा होता है, पल बढ़ जाता है, रह जाता है, यहाँ आने के बाद में आते तो सीधे साधे हैं, लेकिन अब यहाँ पर चले आते हैं तो उनका दिमाग बिल्कुल क्लटर्ड हो जाता है, और जब क्लटर्ड हो जाता है तो उनको समस्या
वास्तविक रूप में चली आती है। सर आपसे आप ही से हम ये जानना चाहेंगे कि देखिए ये जो आपने बातें बताई हैं इसमें कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है कि हिंदी माध्यम के जो अभ्यर्थी आते हैं, जो विद्यार्थी आते हैं तैयारी करने के लिए, उनके माइंडसेट में ही कुछ गड़बड़ी है, यानी उनकी पर्सनालिटी कहीं विवादित है, कहीं उनको ऐसा दिमाग में भरा हुआ है कि यही काम उचित है, ये काम गलत है, या जो पहले से ही वो अपने परिवेश के अनुसार अपने विचारधारा को लेकर चलते हैं और ये उनकी पर्सनालिटी का एक ऋणात्मक पहलू हो जाता है। सर चूंकि आप खुद भी फैशन डिजाइनिंग के डिप्लोमाधारी रहे हैं, निफ्ट से आपने किया हुआ है, इसके अलावा डिजाइन इंटेलिजेंस के भी आप विद्यार्थी रहे हैं, तो ऐसे में जो पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी को जो शेपिंग का जो काम होता है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अभ्यर्थी को अपना दिमाग का दायरा बड़ा करना और दिमाग के साथ साथ जो चीजें हैं, जो अध्ययन सामग्री है, जो लेखन क्षमता है, उसका सामंजस्य बिठाना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सिविल सेवा में सफल होने के लिए। अब सर जो हिंदी भाषी लोग हैं उनकी संप्रेषणीयता का जो प्रश्न है, जो कुल मिलाकर जो वो बातें रखते हैं अपनी, कहाँ तक वो लगता है आपको कि वो कमजोर हो जाता है? जो वो सीखे हुए हैं या जो उनको अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है वो सारा कहीं उसको प्रस्तुति की जो क्षमता है उनकी वो प्रभावित होती है, वो प्रभावित रहती है। आप क्या कहेंगे सर, सिद्धार्थ सर, इस विषय में? आपने दो प्रश्न पूछा है। एक प्रश्न का तो सीधा साधा आपके पास में प्रत्यक्ष प्रमाण है, संगीता खुद है यहाँ पर इस स्तर पर, क्योंकि जिस क्लास में थी संगीता उस पूरे के पूरे बैच में सबसे एक्सेप्शनल थी, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट हुआ करती थी उस स्थान पर, क्योंकि जो आंसर इसने दिखा हमें अभी तक याद है उस पूरे पहलू पर, वो आंसर कितना अच्छा हुआ करता था। वैसे आंसर को देखने के लिए हमेशा शिक्षक की आंख हमेशा लालायित रहती है। लेकिन अगर व्यक्तित्व के स्तर पर आते हैं तो इंडिया के विद्यार्थियों के साथ कुछ है जो आते हैं, दिल्ली में चले आते हैं, तो उनको गुमराह करना अपेक्षाकृत आसान होता है, उनको गुमराह अच्छे खासे लोग करते हैं। आप इस बात को मानेंगे कि कहाँ तो हिंदी के 90 संस्थान है और अंग्रेजी के 4 या 5 ही संस्थान है, तो कुछ तो कारण रहा होगा इसका। एक उनके साथ में बात आती है कि उनको आसानी से स्वे किया सकता है, इधर उधर घुमाया जा सकता है और वो बेचारे घूम भी जाते हैं क्योंकि सीधे साधे होते हैं। दूसरी बात है अफवाहों में तुरंत चले आते हैं वो। तीसरी बात उनके साथ में चली आती है कि उनके पास में जो कुछ एक्सट्रीम चले आते हैं, कुछ विद्यार्थियों के पास में जो अपने गांव और कस्बों के टॉपर होते हैं वो यहाँ पर आते हैं तो उन्हें अच्छा खासा अहंकार भी दिखता है, और कुछ विद्यार्थी होते हैं जो सीखने के लिए प्रवृत्त होते हैं, आकर यहाँ पर उनको ठोक पीट करके उनको हीन भावना से भर दिया जाता है। तो दो एक्सट्रीम चले आते हैं, इनके बीच में सामंजस्य भी नहीं आ पाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि उनका हमेशा माइंड होता है क्लटर्ड होता है, हमेशा उसके बीच में कुछ ना कुछ बातें भरी रहती हैं और इसके वजह से उनकी रिसेप्टिविटी बहुत ही कम हो जाती है। फिर उनके पास में ऑब्जेक्टिविटी का थोड़ा अभाव होता है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि अब मान लेते हैं कहीं पर किसी स्थान पर पढ़ने के लिए गए, उनको हो सकता है वहां का पानी नहीं अच्छा लगा, कुछ शिक्षक के हाव भाव नहीं अच्छा लगा, लेकिन उनको कुछ सामग्री मिल रही है, अच्छा पढ़ने को मिल रहा है, उस बात पर वो ध्यान रखें तो बेहतर होगा। ऑब्जेक्टिविटी हो जाती है क्योंकि वह हमेशा शिक्षक के साथ में या किसी के साथ में वो बिल्कुल मिलजुल जाते हैं। उनको लगता है कि शिक्षक कैसा भी है, खराब ही है, लेकिन इसी से यही मेरा पार लगाएगा। ये ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा हर्ज करती है। एरर ऑफ जजमेंट उनके पास में अच्छा खासा होता है, और ये अच्छा खासा होता है तभी आप देखेंगे कि वो जिस तरह के शिक्षकों को चुनते हैं उस शिक्षक अपने घर में काम करने वाले को भी आप पढ़ने की इजाजत नहीं देंगे। वैसे उस शिक्षकों को चुनते हैं, लाल टोपी, पीले रंग का शर्ट है, व्हाइट रंग का पैंट है, उसके ऊपर से व्हाइट एक जूता पहन लिया, ऐसे आते हैं, टेबल पूछल कर बैठ जाते हैं। वैसे शिक्षक होते हैं जो इस काम को करने काम करते हैं। प्रिपरेशन लेवल के साथ में समस्या आती है, जो संगीता ने सारी बातें बताई, उस प्रिपरेशन लेवल पे समस्या आती है और वो सारी समस्याएं हैं। और सराउंडिंग लेवल पे जो उनके पास में जो इश्यू आता है वो आता है कि कंपनी जो मिलती है इनको विद्यार्थियों की, जो कंपनी को गुमराह करने काम करती है, हमेशा उल्टा पुल्टा बात करते हैं। ये लोग आस पास में रहकर जो मुखर्जी नगर में आते हैं या किसी अन्य स्थान पर भी, तो कभी पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करते, हमेशा बात करते हैं उन सब चीजों की जिसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होती है, गॉसिप पे हो जाते हैं। तो इससे नेगेटिव माइंडसेट हो आता है। नेगेटिव माइंडसेट हो आता है तो आप जो नेगेटिव माइंडसेट हो गया, इनसिक्योर हो गया, इनसिक्योर माइंड को गुमराह करना अपेक्षाकृत बहुत आसान काम हो जाता है। और तब क्या होता है, जब इनसिक्योर हो गया तो आप इसको हर्ड मेंटल भेड़ चाल में बदल सकते हैं। तो भेड़ चाल में बदलने के लिए क्या करना है, एडवर्टीजमेंट करना है,
ठीक है, इस स्थान पर, और एडवर्टीजमेंट से ऐसी स्थिति पैदा कर दे रहा है कि आप आराम से उनको गुमराह कर सके। तो व्यक्तित्व के स्तर पर अगर आप लेंगे तो बिल्कुल व्यक्तिगत स्तर पर हाँ आप कह सकते हैं कि उनकी शारीरिक भाषा में कुछ कमियां हो सकती हैं, उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा संस्कार उनके बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन ये व्यक्तित्व से संबंधित बातें जिससे उनका निर्णय बाधित हो जाता है और निर्णय उनका खराब हो जाता है, और निर्णय अंततः उनके लिए अच्छी खासी मात्रा में समस्या बन जाता है। जी 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 जी। संगीता जी, आपसे इसी सवाल को इसका जो दूसरा पहलू है कि जब आप तैयारी कर रही होंगी उस दौरान आपका संपर्क अपने साथियों से होता होगा, हिंदी भाषी अभ्यर्थियों से भी और अंग्रेजी भाषी अभ्यर्थियों से भी। आपको कहीं ना कहीं कुछ फर्क तो जरूर दिखाई पड़ता होगा कि अंग्रेजी के अभ्यर्थी किस लेवल पे हैं, हिंदी भाषी किस लेवल पे हैं। कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी होता होगा, कभी कभी हीन भावना भी आती होगी कि तैयारी के दौरान वो कितनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहे हैं, कितने चीजों का ज्ञान वो बढ़ा रहे हैं, हिंदी वाले बेचारे अपने जो सीमित जो क्षमता है उसमें उसी में वो अपनी बातें रखते होंगे। ये जो फीलिंग है ये बहुत घातक होती होगी व्यक्ति के तैयारी में। और सर ने जैसा बताया, सिद्धार्थ सर ने, कि इस तरह का जो कंफ्यूज्ड माइंड होता है वो बहुत जल्दी गुमराह होता है, बहुत जल्दी किसी न किसी बहकावे में आ जाता है, और फिर वो उसके सामने जो ज्यादा बोलता हो, ज्यादा अपने बखान करता हो, उसके ही पीछे वो चल पड़ते हैं। ये स्थितियां आज बहुत प्रैक्टिकल है। जैसे मुखर्जी नगर का सर ने नाम लिया, मुखर्जी नगर में जिस तरीके से शाम को भीड़ होती है अभ्यर्थियों की, विद्यार्थियों की, वो निश्चित रूप से कंफ्यूजन पैदा करने वाला होता है और अभ्यर्थी कहीं ना कहीं दिक्कत महसूस करता है। आपने कितना इसको महसूस किया और कैसे इससे आज के अभ्यर्थी निकल पाए और अपनी एक निश्चित दिशा स्थापित कर सके? क्या कहेंगे आप ऐसे अभ्यर्थियों से इस विषय में? मुझे लगता है कि 90% हिंदी भाषी लोगों के बीच में ये कहीं ना कहीं एक हिडन इंफ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि हम अंग्रेजी नहीं समझ पा रहे हैं, अंग्रेजी के अंदर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो डेफिनेटली जहाँ पे कॉन्फिडेंस की कमी होती है वहाँ पे डिटर्मिनेशन भी कम हो जाता है। और यूपीएससी जिस स्तर का एग्जाम है उसको पाने के लिए डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं ये कमी डेफिनेटली आती है। दूसरा एक चीज ये भी है कि जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स होते हैं उनका यूजुअली इकोनॉमिक बैकग्राउंड थोड़ा वीक होता है। तो जो उस इनिशियल जो स्कूल लेवल की एजुकेशन होती है वहीं पे उनका क्वालिटी एजुकेशन के साथ एक्सपोजर नहीं हो पाता। तो नॉलेज गैप है वो स्कूल टाइम से ही शुरू हो जाता है, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली आप इंटरेक्शन भी करते हैं, दूसरे की तैयारी का स्तर भी जानना चाहते हैं। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के साथ अगर आप बातचीत करेंगे, कुछ भी डिस्कस करना चाहेंगे तो वो चीजें आपको दिखती हैं। और डेफिनेटली जो मैंने पहले भी बताया कि कंटेंट की कमी है, तो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट उतना ही कंटेंट पढ़ के आएगा, तो आप उसके साथ क्या डिस्कस करेंगे? उसको पता ही नहीं है कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे आज एक्जेक्टली क्या सिचुएशन है, क्योंकि हिंदी पेपर में तो वो चीज आई ही नहीं है। अगर आई है तो इतना सतही तौर पे आई है कि आप उसको एनालाइज ही नहीं कर पाएंगे, तो आप उसके साथ डिस्कस नहीं कर सकते हो। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आती हैं। जी जी तो जी स्टूडेंट्स में यही कहना चाहूंगी कि अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के साथ भी डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरा जी इन्फीरियरिटी जो कॉम्प्लेक्स है, जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर हिडन है, उससे हमें निजात पानी पड़ेगी। उसका एक ही तरीका है कि जो इंग्लिश पे हमें इतना कमांड को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि इंग्लिश के अंदर कोई चीज लिखी हुई है उसको हम अच्छे से समझ पा रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, ताकि हम उसको अपने बिल्कुल। वे से एक्सप्रेस कर सके। तो कहीं ना कहीं यही चीज है वो उस डिटर्मिनेशन की ओर आपको लेके जाती है। अदरवाइज तो आज का जो माहौल है, हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर हिंदी इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए। अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें इस पे वाकई में अच्छा काम हुआ है कि प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन वो है मदर टंग में हो। तो हो सकता है कि नेक्स्ट जनरेशन के साथ वो चीजें नहीं हो, लेकिन आज की जो सिचुएशन है, जो अप टू है, वो यही है कि बिना इंग्लिश के आपका काम नहीं चलेगा। तो पहला, अगर आप बिल्कुल ही इंग्लिश के मीडियम में बिल्कुल अनाड़ी हैं तो शुरू के 4-6 महीने पहले इंग्लिश को अपना स्ट्रॉन्ग बनाएं, उस कंटेंट के साथ अपना एक्सपोजर बढ़ाएं।
और उसी के साथ जो है आगे बढ़े। क्योंकि जब मेरे पास नॉलेज होगा, मैं पुराने पेपर को या फिर किसी भी एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको मैं देख पा रही हूँ और अपने ओर से एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, कहीं पे मेरी कॉपी चेक हो रही है, तो डिटर्मिनेशन जो अंदर से आता है वो उस सक्सेस को देख के आता है कि अच्छा मैंने अच्छा किया, इस क्वेश्चन को मैंने सोल्व कर लिया, या फिर सर ने जो है बताया कि हाँ ये ठीक लेवल है। तो वो चीज वहीं से आएगी जब मैं उसको कहीं ना कहीं से मेरा नॉलेज का लेवल स्ट्रॉन्ग होगा। तो नॉलेज का लेवल है वो स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स को करना पड़ेगा, उसके बिना काम चलेगा नहीं। जी 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 जी। संगीता जी, बहुत प्रैक्टिकल बातें आपने बताई हैं। विक्रम सर, आपके पास आना चाहेंगे। जो स्थितियां हैं, जो वास्तविक कमी जो दिखाई पड़ रही है कि हिंदी का अभ्यर्थी, आपने बताया कि बहुत मेहनती है, बहुत क्षमतावान है, लेकिन उसे जो उपलब्ध हो रहा है बाजार में वो कहीं ना कहीं दोयम दर्जे का है। ये दोष तो सर हिंदी भाषी अखबारों का माना जाएगा, हिंदी भाषी मैगजीन्स का माना जाएगा, जो कि सामग्री ऐसी दे रहे हैं जिसको पढ़ के सिविल सर्वेंट बनना कठिन से कठिन होता जा रहा है। क्योंकि जो जैसे सर ने आप बताया कि जो अंग्रेजी के जो इंटरनेशनल अखबार हैं या जो इंडिया में भी जो छप रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो या हिंदू हो, उसकी जो सामग्री है उसके सामने हमारा हिंदी भाषी जो अखबार है वो कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ दिखता है। उसमें वो गूढ़ विश्लेषण ही नहीं होता है जो एक दृष्टि दे सके। अब सर, इसका एक दूसरा पहलू है कि भारत में आज भी अंग्रेजी का जो स्थान है, जो सम्मान है, या लोगों के अंदर एक जो कॉम्प्लेक्स है अंग्रेजी को लेके, वो अंग्रेजियत अभी भी हावी दिखाई पड़ती है लोगों के सामने। आप हिंदी में लाख बात करते रहें, शायद आपको उतना तवज्जो ना मिले, और अंग्रेजी भाषी 2 शब्द 4 शब्द बोल देता है आपके अगल बगल वाला, उसकी तरफ एकदम से लोगों का ध्यान केंद्रित हो जाता है। तो ऐसे में सर समस्या ये आएगी कि अगर हमेशा अंग्रेजी ही चलता रहेगा, अंग्रेजी का ही वर्चस्व रहेगा, तो फिर भारतीय संस्कृति, भारतीयता, भारत की जो परंपराएं हैं उनका क्या होगा। हमारे यहाँ तो ये कहा जाता था कि निज निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। जब ये भाव था, तो अगर निज भाषा हिंदी में ही या जो भी आपकी मातृभाषा है उसमें अगर हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और एक्सप्रेस कर भी पा रहे हैं, तो उसका क्या लाभ जब हम सर्वोच्च सेवाओं में पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, वहां सफल ही नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में फिर से व्यक्ति जो है वो अंग्रेजी की तरफ ही डाइवर्ट होता है, अंग्रेजी का ही मुंह देखता है कि किसी तरह से वहां से सामग्री मिल सके। ये पूरा जो परिवेश है सर, इसके विषय में आप क्या कहेंगे सर, कि कैसे अंग्रेजी के बराबर लाया जाए हिंदी को, हिंदी यानी जो सामग्री है, जो परिवेश है, इन सब का जब तक उन्नयन नहीं होगा तब तक शायद हम अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में सफल नहीं हो पाएंगे। क्या कहेंगे सर आप? डॉक्टर नारायण, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं इतना निराशावादी नहीं हूं। मैं देख रहा हूं कि स्थिति गंभीर अवश्य है, लेकिन अटल जी का युग देखिए, वर्तमान में मोदी जी का युग देखिए, हिंदी पे बड़ा बल दिया जा रहा है। वो बातें जो आज से पहले 20 साल पहले कि सारे आदेश अंग्रेजी में दिए जाते थे, अब वो जमाने चले गए। आप देखिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक में थोड़ा बहुत, कम ही सही, लेकिन थोड़ा बहुत हिंदी का प्रवेश हुआ है और ये संतोष का विषय है। लेकिन ये उम्मीद कर लेना कि तात्कालिक तौर पे जो हमारे डीएनए तक में आ चुका है, ये अंग्रेजी शुद्ध तो बहुत सुंदर, और हिंदी कितनी भी शुद्ध क्यों ना हो वो नंबर दोयम। तो स्वामी विवेकानंद ने जो कहा था कि गधे के ऊपर शेर की खाल उड़ा दी जाए तो गधा शेर नहीं होगा। ये आप समझ लीजिए कि इस तरीके के अंग्रेजी बोलने वाले जो हैं, जैसे मैंने दिल्ली में कहा ना, वो अंग्रेजी बोलने वालों को दरअसल वो अंग्रेजी की भी टांग तोड़ रहे हैं। लेकिन हम जो मौलिक प्रश्न आता है, जो संगीता बेटी ने कहा था कि पठन सामग्री नहीं है, कहीं ना कहीं तुमको शुरुआत करनी होगी। तो नागरिक प्रचारणी सभा है या केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो हिंदी राज्य भाषा निकाय हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी है कि बच्चों को पढ़ाएं। उर्दू की भाषा में कितना अच्छा काम हुआ है, कम से कम हम उनसे ही सीख लें कि अगर उर्दू उतना अच्छा काम कर सकती अपने भाषा और अपने भाषा में बच्चों को सहयोग देने में, तो हम भी तो कुछ प्रयास करें। इसके बारे में डॉक्टर सिद्धार्थ से मैं फिर कहूंगा कि इसमें हताश होने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आपने कहा लकड़ी की काठी, चले बहुत पहुंचे कहीं नहीं, ये तो होना ही था। अगर पठन सामग्री नहीं होगी, शिक्षक में गुणवत्ता नहीं होगी, और शिक्षक के बारे में क्या कहें, ये शिष्य का भी धर्म है और कर्तव्य है कि शिक्षक का बिना किसी अहंकार के और बिना किसी अशिष्टता के शिक्षक का मूल्यांकन जरूर कर ले। कहीं ऐसा तो नहीं डूबा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, बहुत अच्छी तरीके से मूल्यांकन कर लें कि ऐसा न हो कि दोनों शिष्य और गुरु दोनों जाकर के खड्डे में चले जाए।
इसलिए पहले देख लीजिए कि वो जो शिष्य, जैसा कि भाव भंगिमा डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताई थी, निसंदेह मुझे कम से कम कोई संदेह नहीं है कि वो गुरु होने योग्य ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में गुरु का मूल्यांकन, पठन सामग्री, पठन पाठन की तरफ क्या हमें अपनी स्ट्रेटजी को बदलना होगा, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी वीकनेसेस, हमारी अपॉर्चुनिटीज और हमारी थ्रेट्स, एक स्वॉट एनालिसिस नित्य प्रति होनी चाहिए। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ की बात से सहमत हूं, कभी भी कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई निराकरण संभव ना हो, लेकिन हम एक बार प्रयास करके देखें। एक बार हम असफल होंगे, 2 बार होंगे, लेकिन मुझे विश्वास है तीसरी चौथी बार हम अवश्य सफल होंगे। जी 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 जी। सिद्धार्थ सर, चूंकि आपने अभी चर्चा में कहा कि मुखर्जी नगर में या कह लें पूरी दिल्ली में हिंदी माध्यम के कोचिंग संस्थानों की संख्या बहुत बड़ी है, लगभग 100 के आसपास ये संस्थान होंगे, जबकि अंग्रेजी के संस्थान बहुत कम हैं। अब जब हिंदी के संस्थानों की संख्या इतनी अधिक है तो निश्चित है कि हिंदी के अभ्यर्थियों की संख्या भी बहुत होगी और फिर हिंदी के शिक्षकों की भी बहुत बड़ी संख्या होगी। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जब इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक हैं तो क्या सबके पास वो क्वालिटी है? आपने जो प्रश्न उठाया है अपने विचारों में कि हर आदमी शिक्षक बन जाता है और उस शिक्षक की क्षमता क्या है इसके विषय में उनको खुद ही नहीं पता है, तो इसका समाधान क्या है? विद्यार्थी किस प्रकार से ये निराकरण करे? क्योंकि वो तो बाजार की तरह हो गया है। बाजार में व्यक्ति जाता है जिसका अच्छा शोकेस दिखाई पड़ता है, अच्छे टिप टॉप व्यवस्थाएं दिखाई पड़ती हैं, उसी के चंगुल में फंस जाता है वो। और पता लगा कि उसने वो जो सामग्री प्राप्त की, वहां से जो प्रशिक्षण वहां प्राप्त किया, वो उस स्टैंडर्ड का नहीं था जो कि उसको अंग्रेजी के अभ्यर्थियों के बराबर ला सके या उनसे आगे ला सके। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे कि क्या शिक्षकों का भी कोई मानक होना चाहिए तैयारी के लिए? सबसे मजेदार बात है कि आप देखेंगे ऑफलाइन और ऑनलाइन, आप दोनों तरह के संस्थान आ गए हैं। कुछ ऑनलाइन संस्थानों को देखेंगे, वो क्या करते हैं कि अपने तथाकथित शिक्षकों को जेल वाले कपड़े पहना देते, काले काले कपड़े, टी शर्ट पहना देते हैं और वो उछल कूद करके बंदरों की तरह क्लास को देने की कोशिश करते हैं। यह काम भी होता है, ये बड़ा अजीबोगरीब लगता है। अब ये देखकर लगता है, खुद एक शिक्षक होने पर कभी कभी ऐसा लगता है, इतना अपमानजनक महसूस होता है कि बेचारे शिक्षकों की इतनी कैसी हालत हो गई है कि कोई चिंपैंजी की तरह काले काले कपड़े, टी शर्ट पहना उछल कूद करने के लिए कह दिया गया है। तो जाहिर है वो लोग कभी भी किसी भी तरह से शिक्षक के किसी भी मानक पर खड़े नहीं उतरते हैं। यह हिंदी के और अंग्रेजी दोनों के विद्यार्थियों को ही समझना पड़ेगा कि कहाँ जा रहे हैं। दूसरी बात चली आती है यहाँ पर कि गुमराह बनाने के जो तरीका होता है वो बहुत तरीके से होता है। जैसे किताब के दुकानों के ऊपर में आप कभी भी जाएंगे तो वो सब उसी तरह की बात करते हुए नजर आएंगे। तीसरी बात चली आती है यहाँ पर कि उनके अच्छे खासे मात्रा में एजेंट्स रहते हैं। कहाँ बच्चे फंस सकते हैं, किस स्थान पर? ये सारे ऑफलाइन आ गए। ऑनलाइन पर आप विश्वास नहीं करेंगे कि आपके पास में 150 अलग अलग आईडी से पोस्टिंग करने के लिए। अगर आपने कभी किसी के बारे में कोई तारीफ के शब्द कर दिया और वो उनको गवारा नहीं हुआ तो क्या करेंगे, आपके पीछे में इतनी बुरी तरह से लगा देंगे, इतना गाली गलौज करना शुरू कर देंगे कि आप उससे निपट नहीं पाएंगे। अब हमें पता नहीं है कि इस प्रोग्राम के ऊपर में कितनी गालियां आएंगी, कितनी नहीं आएंगी। हम लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया है, उनको हम लोग सिर्फ गाइड करने का ही कार्य कर रहे हैं। लेकिन आप किसी भी इंस्टीट्यूट के पॉलिसी को नहीं जानते हैं कि उनके पास में ऐसे ऐसे छद्म आईडी से वो कितने चीज काम कर सके। और सबसे बड़ी आती है कि इस स्थान पर वो संगीता के समय तो ऐसी नहीं बात थी, लेकिन अब के समय पर टॉपर्स की भी भूमिका हो जाती है, क्योंकि टॉपर्स होते हैं इंस्पिरेशन ड्रॉ करने के लिए, जी जी, टॉपर्स अनुसरण करने के लिए नहीं होते हैं। अब संगीता ने जिस तरह से तैयारी की अपनी, संगीता की तैयारी, संगीता का अपना पर्सनैलिटी था, या जो भी अगर ऐसा कोई आए तो सबका अपना पर्सनैलिटी होता है और उस पर्सनैलिटी के अनुरूप आप तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं आप करते हैं कि सबकी तैयारी एक तरह हो जाए। कोचिंग संस्थानों में चाहे तो आम हो, इमली हो, अमरूद हो, सबको एक ही माला में पिरो दिया जाता है, तो उनके सिलेक्शन होने का कोई सवाल है ही नहीं। और आप एक बार इस पूरी फिर से इस बात की पुनरावृत्ति की आती है कि हिंदी के जितने भी शिक्षक हैं उनको अंग्रेजी के क्लास में लाकर खड़ा कर दीजिए, उनको अंग्रेजी के लड़के 2 दिनों में भगा देंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास उनकी क्षमता ही नहीं होती है। इसीलिए आप कभी नहीं देखेंगे कि अंग्रेजी और हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षक एक हों। ठीक, हमारे जमाना अलग था, हमारे समय अलग था उस रूप में। और आप भी इस पूरे पहलू को मानेंगे कि उस समय तक कम से कम हर एक 10 सालों तक लगातार हिंदी के टॉपर यहाँ से ही आए। लेकिन
अब वो ऐसी स्थिति नहीं रही उस रूप में। तो अब यहाँ पर उनको जो बताई जा सकती है, बात बताई जा सकती है, बच्चों को बताई जा सकती है, जो सुझाव दिया जा सकता है, वो सुझाव यही हो सकता है। तो टीचर के लिए मानक की बात करते हैं, तो मानक कौन निर्धारित करेगा? वो बच्चे ही निर्धारित करते हैं। और बच्चे अगर नहीं समझ पाए यह शिक्षक के लायक है, शिक्षण के लायक है, अब वो अच्छे कपड़े पहनकर, जूते अच्छे पहनकर, इन सब चीजों का करके प्रचार प्रसार करता है, और बच्चे अगर इन सब चीजों को देखकर प्रभावित होते हैं, तो हम लोग को दया ही आ सकती है और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मानक होना चाहिए, लेकिन निर्धारित कौन करेगा इसे? ठीक। फिर अगर हम लोग आते हैं, अगर पूरी तरह से हम लोग सजेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि बच्चे क्या कर सकते हैं, तो इस पूरे बात में 2-3 बातें बता सकते हैं। अब जितने भी हिंदी के बच्चे हैं, वो जीएस फर्स्ट पेपर के ऊपर में सबसे अधिक मात्रा में वो अपना बल डालें। जीएस फर्स्ट पेपर सेकंड और थर्ड पेपर की तुलना में बेहतर होता है, यह काम अच्छा हो जाता है। जीएस फोर्थ पेपर होता है क्योंकि एथिक्स और इंटीग्रिटी संबंधित है। इन दोनों स्थानों पर वो अभिव्यक्त अच्छी तरीके से कर सकते हैं अन्य पेपर की तुलना में। दूसरी बात चलिए तो ऐसे के ऊपर में किसी का भी प्रभुत्व नहीं है, वो ऐसे हिंदी हो या अंग्रेजी हो, सबको इसके ऊपर में कार्य कर सकता है। तीसरी बात आती है आपका वैकल्पिक विषय। वैकल्पिक विषय भी किसी की मिल्कियत नहीं होती है, उस पर भी आप अच्छी तरह से महारत हासिल कर सकते हैं और अंग्रेजी हिंदी का भेद मिटा सकते हैं। और अंतिम बात आती है इंटरव्यू में भी इस पूरे पहलू को आप बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो हिंदी के विद्यार्थियों के पास में सब कुछ नुकसान नहीं हुआ है अगर वो अपनी रणनीति इस रूप में बनाए। तो सिर्फ उन्हें एक बात का ध्यान रखना है कि अपने बेसिक्स को ठीक रखना है। वो क्या करते हैं कि आते हैं तो बेसिक्स के बिना चले आते हैं, इसलिए जितने भी टीचर होते हैं जिसका आपने मानक के बारे में बात की, सब बेसिक्स पढ़ाकर 1 साल तक बेसिक्स पढ़ाते रहते हैं, उन्हें एनसीईआरटी पढ़ाते रहते हैं और बच्चे उसी में खुश होते हैं। उनको लगता है कि यही दुनिया है और इससे ही काम चल जाएगा। और दूसरा काम है कि अंग्रेजी में समस्या है तो अंग्रेजी भी उन्हें पढ़ लेना चाहिए, यह काम उन्हें कर लेना चाहिए। तो इससे उनका काम रणनीति ऐसी बनाएंगे तो आसान हो जाएगा। उन्हें मेंटर की आवश्यकता है, उन्हें कोच की आवश्यकता नहीं है। मुखर्जी नगर इन सब का स्थान पूरी तरह से कोच से भरा हुआ है, शिक्षक भी नहीं है इसमें। मुश्किल से आपको शिक्षक मिलेंगे, 100 कोच पर आपको 2 शिक्षक मिलेंगे, मेंटर तो कोई मिलेगा भी नहीं इस स्थान पर। इतनी मुश्किल की स्थिति आ गई है, तो बेचारे बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को समस्या आती है। बिल्कुल सर, समय की मांग है कि मेंटर खोजे विद्यार्थी, और मेंटर ऐसा हो जो कि उनको अपना बनाकर उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा कर सके और फिर उनको सही दिशा दिखा सके। मेंटर की भूमिका होती है, विद्यार्थियों के मन में हमेशा वो सवाल डालता है, वो उनके प्रश्न का उत्तर नहीं डालता, उनके मन में प्रश्न के बीज डालता है, जिससे कि वो खुद अपना आत्मनिरीक्षण करना प्रारंभ कर देते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण है। मेंटर और शिक्षक और कोच तीनों अलग अलग होते हैं, और मेंटर हमेशा उनको विद्यार्थियों से लगाव हो जाता है, उनको प्यार हो जाता है, तो तराशने का कार्य करते हैं। कोच तो क्या करेगा, कोच एक ही टॉपिक को आकर पढ़ा देगा, टीचर एक चैप्टर लेता है, ट्रेनर उसको प्रैक्टिस कराएगा, लेकिन मेंटर उसे पूरी तरह से तराशने कार्य करता है। और अगर आपको तराशने की आवश्यकता है और आपने कोच चुन लिया तो गए काम से, तो यहाँ पर यह निर्णय भी विद्यार्थियों के हित में बेहतर है। बिल्कुल। डॉक्टर विक्रम सिंह सर, आपने शुरुआत में ही कही थी कि कुम्हार की तरह बच्चे को ग्रूम करना पड़ता है और फिर वो आगे आता है। सर, मैं बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थियों से मिला जो आज बहुत निराशा के भाव में हैं। वो हिंदी भाषी परिवेश से आए, ग्रामीण परिवेश से आए, उन्होंने हिंदी में ही शिक्षा प्राप्त की, आरंभिक शिक्षा उनकी हिंदी में हुई। फिर उनका जो घर का जो परिवेश था वो पूरी तरह से हिंदी या भोजपुरी या अवधी इस तरह की भाषाओं का था। अब वो जब यहाँ आते हैं और यहाँ उनको जो सामग्री उपलब्ध होती है, जो कंपटीशन उपलब्ध होता है, जो जिस तरह की भी जो स्थिति है, वो उनको बहुत निराश तो करती है। और जब वो परीक्षा में शामिल होते हैं, पता लगा कि प्रीलिम्स 3 बार से निकल रहा है, 4थी बार भी दे रहे हैं, और मेंस देने के दौरान उनको एक खटका लगता है कि पता नहीं फिर हिंदी माध्यम से है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो ये जो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन हुआ है, भले वो बहुत क्षमतावान हो, लेकिन जिस तरीके से उनको अपना पक्ष रखना चाहिए पर किताबों पे, कॉपियों पे, अपने लेखनी से, वो शायद नहीं रख पाते हैं वो, और वो निराशा के भाव में होते हैं। कई बार तो हमें ऐसे कुछ विद्यार्थी मिले जो सोचते हैं कि भाई 5 साल 6 साल हमने बर्बाद कर दिया हिंदी माध्यम से तैयारी करके,
और वो निराशा में आत्महत्या तक का सोचने लगते हैं कि अब हम बिल्कुल नहीं रहेंगे, क्या मुंह देकर हम अपने गांव जाएंगे, हम तो खेत बेच के आए थे यहाँ तैयारी करने के लिए। ऐसे में भले उनकी क्षमता बहुत हो और उनको अगर 2-4% भी सफलता नहीं मिल रही है यूपीएससी के एग्जाम में, सिविल सेवा के एग्जाम में, तो इसका मतलब है कहीं हमारी चयन प्रक्रिया भी कुछ हद तक दोषी है। दोषी नहीं भी है, अगर उसका पैमाना उसने जो सेट किया हुआ है वो बहुत हाई है, तो फिर इन भाषा भाषी जो हमारे देसी भाषा भाषी अभ्यर्थी हैं उनको कैसे प्रोत्साहित किया जाए, उनको कुछ तो प्रोत्साहन मिले ताकि वो सफलता हासिल कर सके, कुछ कम ही लेवल पे प्राप्त कर सके। क्योंकि अगर 400 बच्चों में अगर 5 बच्चे अगर हिंदी के या मराठी और तमिल तेलुगु के होंगे, 5, 7, 8 होंगे, तो ये तो कोई रेशियो बना ही नहीं कहीं से। तो ऐसे में क्या सर आप सजेस्ट करेंगे कि जो यूपीएससी है या जो कार्मिक मंत्रालय है या जो सरकार है वो कुछ इस विषय में सोचे कि किस तरह से इनको प्रोत्साहित किया जा सके, किस तरह से ये बच्चे भी कुछ हद तक सफलता प्राप्त कर सकें, क्योंकि उनका जो उनको तैयारी कराना है वो सिद्धार्थ सर जो रास्ता बता रहे हैं वो रास्ता चलेगा उनके लिए, और वो संगीता का जो अनुभव है उससे वो बहुत हद तक प्रेरित हो जाएंगे। लेकिन यूपीएससी के लेवल पे जहां पॉलिसी तय होती है, जहां चयन प्रक्रिया साकार रूप लेती है, वहां आप क्या सजेस्ट करेंगे सर, ताकि ये बच्चे जो है ये कुछ हद तक प्रोत्साहित हो सके? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर नारायण सर, क्योंकि अगर चिंतन और मंथन नहीं होगा तो हमारे हिंदी के ये अन्य भाषी जो बच्चे हैं उनका क्या भविष्य है। अगर 45% इंजीनियर आएंगे, 10% डॉक्टर्स आएंगे, 10% साइंस के विज्ञान के लोग आएंगे, और बाकी ज्योग्राफी वगैरह की तो मैं चर्चा ही नहीं कर रहा हूं, तो हमारे जो हिंदी के बच्चे हैं उनका तो नंबर पड़ेगा ही नहीं। तो जो संगीता ने अपने प्रारंभिक संबोधन में कहा था, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए हिंदी के बच्चे के लिए भी और सबके लिए भी, जिससे कि ये ना हो कि अगर बच्चे में प्रतिभा है और अगर डॉक्टर में भी प्रतिभा है, इंजीनियर में प्रतिभा है, तो प्रतिभा का मूल्यांकन इस तरह किया जाए कि हिंदी भाषी वो कहीं अपने को हीनत्व की भावना से ग्रसित ना हो और उसको भी समान अवसर मिले। ये उस बच्चे का संवैधानिक अधिकार है, इक्वालिटी का भी, और इक्वालिटी बिफोर ऑल, और ये भी था कि उसके प्रकार किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। तो अगर उसका चयन उसकी प्रतिभा के आधार पर नहीं बल्कि एक गुणात्मक या कोई सवाल या न्यूमेरिकल सिद्ध करने के आधार पर कि दूसरे से होगा, तो ये तो वही बात हुई, कछुए और चिड़िया की आपने रेस कर दी तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो रही नहीं। तो इसके बारे में समझता हूं कि यूपीएससी को और कार्मिक मंत्रालय को जरूर इस पे चिंतन मंथन करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि इस पे चिंतन मंथन नहीं हो रहा है, मुझे बताया गया है कि इस पे हो भी रहा है और कालांतर में इसमें सकारात्मक निर्णय भी आने की उम्मीद है। जी जी जी, क्योंकि सर प्रश्न ये है कि जो सिविल सर्वेंट आते हैं आज के समय में, अगर बहुत बड़ी संख्या में इंजीनियर्स आ रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं, या जो अंग्रेजी भाषी जो ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने पूरी कॉन्वेंट में ही पढ़ाई की है, बड़े जो दून स्कूल टाइप के जो स्कूल होते हैं, या जो बहुत बड़ा परिवेश देते हैं जिसमें सब कुछ हाई फाई है, सब पाश्चात्य पद्धति की पढ़ाई है, अगर वो सिलेक्ट हो ही गए, वो सिविल सर्वेंट बन ही गए, तो जो आम आदमी की जो समस्या है सर, आज की जो प्रगतिशील भारत की जो स्थितियां हैं, जिसमें स्वदेशी की बात की जाती है, आत्मनिर्भर भारत की बात की जाती है, और नई शिक्षा नीति में बात की जा रही है कि जो प्राइमरी शिक्षा है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। तो जब ये स्थितियां सारी बताई जा रही हैं और उसमें अगर सर्वोच्च जो परीक्षा है और वो ऐसी परीक्षा है जो कि देश के नीति नियंताओं का निर्माण करती है, जो भविष्य में भारत की जो क्या स्थिति होगी उसका निर्धारण करते हैं, तो उनको अगर अपने देश की मिट्टी की गंध ना पता हो, उनको देश की मिट्टी की भाषा ना पता हो, उनको यहाँ की जो मौलिक समस्याएं हैं उनका ना पता हो, तो कैसे फिर ये ब्यूरोक्रेसी चलेगी सर, और कैसे भारत का विकास होगा? क्या कहेंगे सर आप? आपने यही कहा कि बिल्कुल एक वर्ण व्यवस्था है, एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। जब अंग्रेज अफसर आईसीएस आईपी के आके ब्रज भाषा में और हिंदी में खड़ी बोली में न सिर्फ लिखते थे बोलते थे, बल्कि कहा यह जाता था, मैंने जब ट्रेनिंग में तो लोग बताते थे कि अंग्रेज आईसीएस सबसे पूछता का नाम है तोहार हो, वो अंग्रेजी में नहीं हिंदी में का नाम है भोजपुरी में ही पूछता था और भोजपुरी में ही उत्तर देता था। तो ये गौरव था हमारी मातृभाषा का, और आज हमने कहीं उसको रसातल में पहुंचा दिया। लेकिन जब तक ये गौरव होना नहीं आएगा तब तक हम समझते आम आदमी के साथ हमारा संबंध समन्वय और वो प्रेम और संपर्क नहीं रहेगा, वो एक वर्ण व्यवस्था बरकरार रहेगी, जो कि आज के हमारे, और सही बात है, स्वाधीनता दिवस के कम से कम यही संकल्प ले लें
कि जो सबसे पंक्ति में आखिरी व्यक्ति जो खड़ा हुआ है उससे हमारा संबंध, समन्वय और पारस्परिक सहयोग और सम्मान वो तभी बनेगा जब हम मातृभाषा में ही संवाद करेंगे। बिल्कुल सर, आपके ही तरह के अधिकारियों की आवश्यकता है आज देश को सर, कि जो जो लोगों की भावनाओं को समझ सके। बहुत बहुत अच्छी बातें आपने सर कही। संगीता जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो तैयारी के दौरान, जो सफलता प्राप्त करने के दौरान जो आपने झेला होगा और बहुत हद तक आप महसूस करती होंगी कि क्या हुआ होगा तैयारी के दौरान हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के सामने क्या स्थितियां रही होंगी। कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की हम बात करें तो एक बहुत अच्छा प्रश्न ये आया कि ऐसे तो जो प्रश्न पत्र बनते हैं वो मूल रूप से अंग्रेजी में बनते हैं और उनका हिंदी रूपांतरण किया जाता है, हिंदी अनुवाद किया जाता है, और कई बार वो अनुवाद प्रश्न पत्र में ही इतने कठिन दिखाई पड़ते हैं कि वो अच्छे हिंदी भाषी नहीं समझ सकते। एक आध उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की हिंदी की गई शल्यक प्रहार, और सोशल नेटवर्किंग की हिंदी की गई थी सामाजिक सुजंजल। अब ये ऐसे शब्द अगर प्रश्न पत्र में आएंगे तो कौन समझ पाएगा? हिंदी भाषी, मैं हिंदी भाषी हूं, मैं तो बिल्कुल ही नहीं समझ पाऊंगा कि ये क्या कहा जा रहा है। ऐसे में प्रश्न आता है कि जब तक अभ्यर्थी अंग्रेजी भी समझ ना रखे और अपनी भाषा पे तो जो पकड़ रखे ही, दोनों का जब तक सामंजस्य नहीं कर पाएगा तो शायद उसकी सफलता उससे दूर होती चली जाएगी। आपने अपनी बातों में बताया भी कि अंग्रेजी की किताबों का, अंग्रेजी के अखबारों का थोड़ा सा संपर्क रखना होगा हर अभ्यर्थी को। तो आप हमारे जो भी दर्शक हैं, जो भी श्रोता हैं, उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि किस प्रकार से वो तैयारी करें कि उनकी जो तैयारी है वो कहीं से भी दोयम दर्जे की ना साबित हो, उनको कोई ऐसी समस्या ना आए अंग्रेजी को समझने में और अंग्रेजी भाषी जो अभ्यर्थी हो उनके बराबर आने में? कुछ टिप्स दें संगीता जी आप। सबसे पहले मैं तो स्टूडेंट से यही कहना चाहूंगी कि इंग्लिश जो है 10th स्टैंडर्ड तक की कम से कम जो है उस पर अपनी ग्रिप रखें, ताकि आप किसी चीज को आसानी से पढ़ सकें, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। बहुत ज्यादा फ्लुएंट ना हो वो चलेगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये लिखा क्या है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज ये है कि एनसीईआरटी की जो बुक्स है उन्हें आप अपने स्तर पर बढ़ाई कर ले। एनसीईआरटी की बुक को पढ़ने के लिए किसी कोचिंग में एडमिशन ना लें, वो आप अपने स्तर पे पढ़ सकते हैं। अगर आप 10वीं या 12वीं की लेवल की बुक खुद पढ़ के समझ नहीं पा रहे हैं तो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है उसके बाद में। तो तीसरी चीज ये है कि जब आप किसी भी चीज को पढ़ें, जैसे इंग्लिश मीडियम का पेपर हो गया, कुछ अच्छे जो, क्योंकि वक्त के साथ साथ जो भी न्यूज़पेपर या मैगजीन है वो बदलते रहते हैं, तो हो सकता है कि आज की तैयारी के अकॉर्डिंग कुछ ज्यादा कुछ मैगजीन ज्यादा रिलेवेंट हैं, मेरे वक्त कुछ और रिलेवेंट रही होंगी, क्योंकि वो तो उनके इम्प्रूवमेंट पे डिपेंड करता है। तो पता करें कि एग्जैक्टली इस वक्त पे कौन सा न्यूज़पेपर या मैगजीन काम कर पा रही है उस स्तर को मैच करने के लिए, तो उन पे अपनी ग्रिप बढ़ाएं। हिंदी एक्चुअली मैं बहुत ही शर्मिंदगी के साथ कह रही हूँ कि हिंदी न्यूज़पेपर या मैगजीन पढ़ना एक्चुअली टाइम वेस्ट करना है। आप 100 मैगजीन पढ़ लीजिएगा और एक इंग्लिश मैगजीन पढ़ लीजिएगा, जो टाइम आपने वेस्ट किया है 100 पे, उसका कंपैरिजन अगर आप इंग्लिश वाले के साथ एक मैगजीन के साथ करें तो वो कहीं कोसों दूर है। मतलब इंग्लिश वाला फिर भी उससे आगे सिर्फ एक सिंगल मैगजीन पढ़ के। तो सिचुएशन ये है, जो इस रियलिटी को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट जो करंट अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशनशिप वाली चीजें हैं उनके लिए इंग्लिश को जरूर फॉलो करें। दूसरी चीज ये है कि जब आप सोचें किसी भी चीज को, तो एक एक्चुअली एग्जाम है वो एनालिटिक अप्रोच पे बेस्ड है, तो आप हर चीज को मल्टी डायमेंशनल वे में सोचें, उसी वे से किसी भी चीज को पढ़ें। उसी चीज जब पढ़ने का तरीका ही आपका उस तरह का हो जाएगा तो फिर आप चीजों को एक्सप्रेस भी वैसे ही करेंगे। एक चीज जो मैंने देखी, मुखर्जी नगर में मैं भी थी, तो वहां पे कोचिंग में डे 1 से एक बिजनेस शुरू हो जाता है आंसर राइटिंग का। जब आपके पास किसी चीज का नॉलेज ही नहीं है तो आप उसको क्या एक्सप्रेस करेंगे, क्या आंसर लिखेंगे? तो कृपया करके इस आंसर राइटिंग के झमेले में ना पड़ें। पहले जो भी जिस चीज के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए जो नॉलेज चाहिए उसको एक्वायर करें,
फिर जो भी आप एक्चुअली एग्जाम इतना वास्ट है, छोटे से टाइम फ्रेम में 3 घंटे में 2.5 घंटे में आपको इतने सारे 5-5 हजार वर्ड लिखने पड़ते हैं, तो आपको टू द पॉइंट आंसर देना है। तो एग्जाम को जो राइट करने की स्ट्रेटजी है वो यही है कि टू द पॉइंट लिखें और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हर एक चीज की। आज सपोज कि 2 कंट्रीज के बीच में कुछ भी रिलेशनशिप है, कोविड को ही मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो उसका सिर्फ एक हेल्थ पे ही इम्पैक्ट नहीं है, वो कई एस्पेक्ट में इम्पैक्ट है उसका। इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी चेंज हो रहे हैं, इकोनॉमिक पे भी इम्पैक्ट हो रहा है, सोशल इम्पैक्ट भी है, और कई सारी चीजें हैं जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो हमारा सोच का जो तरीका है, किसी भी चीज को पढ़ने का तरीका है, वो मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। तो फिर जो हमारी जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली एनालिटिक वे के अंदर हम उनको चीजों को देखते जाएंगे, और एग्जाम में तुरंत जो है उसी वे से हम टू द पॉइंट उन चीजों को लिख पाएंगे। तो वो चीजें हमारी कहाँ से होंगी? आप किसी भी मटेरियल को उठा के देख लीजिए, जब आप मल्टी डायमेंशनल वे से सोचेंगे तो आप उस चीज को पढ़ के समझ जाएंगे कि इसके अंदर सारे डायमेंशन का आंसर है कि नहीं है। अगर वो चीज आपके डायमेंशन का सारे एस्पेक्ट को कर पा रही है तो आप उस चीज को पढ़ें। अगर वो नहीं कर पा रही है तो आप उस चीज को छोड़ दें, आप कुछ बेहतर मटेरियल की तलाश में जाए, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, लेकिन मटेरियल वो देखें जो आपके सारे डायमेंशंस को कवर कर पा रही हो। तो अभी के लिए जो मेरा अब तक का एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि जो एटलीस्ट करंट अफेयर्स के लिए जो है आप इंग्लिश के ऊपर फोकस रखें, उसके बिना काम नहीं चलता है। बिल्कुल मानना पड़ेगा, देशी जो भाषाएं हैं उनमें तैयारी करने वाले लोग ठीक है अपनी भाषा में अपने को संप्रेषित करें, अपने को प्रस्तुत करें, आंसर लिखें, तैयारी भी करें सब कुछ, लेकिन सपोर्ट में अंग्रेजी की मैगजीन्स, कुछ किताबें और अखबार का जरूर वो देखते रहें, उसका अध्ययन करते रहें, तभी वो एक अच्छा परिपक्व आंसर लिखने में, आंसर देने में सक्षम हो पाएंगे। सिद्धार्थ सर, इससे पहले कि हम इस परिचर्चा का समापन करें, हम आप ही से समापन कराना चाहेंगे। ये जो प्रश्न उठ रहा है इस तरह की भाषाई मुद्दे पर, अगर हम देखें तो सिविल सेवा की जो पद्धति रही है, सिविल सेवा चयन प्रक्रिया जो रही है, उसमें तमाम प्रकार के प्रश्न उठते रहे हैं, पूरा इतिहास रहा है। अंग्रेजी व्यवस्था रही है, अंग्रेजों के जमाने की ये व्यवस्था रही है, उसमें परिवर्तन के लिए तमाम आयोग गठित हुए और उसमें सुधार होते रहे हैं। पहले बीच का जो दौर था उसमें कहा ही जाता था कि तकनीकी क्षेत्र के विद्यार्थी जो हैं वो ज्यादा हावी हो रहे हैं, वो ज्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं, इसी के लिए संतुलित करने के लिए कुछ सुधार किए गए। फिर जब से सीसैट आया, सीसैट के तहत बहुत सारे परिवर्तन आए, फिर परीक्षा की जो जीएस की जो प्रक्रिया थी उसको बदला गया, उसमें पेपर्स की संख्या बढ़ाई गई, मेंस में इंटरव्यू तो जैसे पहले था वो आज भी उसी तरह चल रहा है। भाषाई जो उनकी जो प्रभुता है वो उसको अपने अपने स्तर पर उसको शामिल किया जाता है। लेकिन प्रश्न वही उठता है कि क्या होगा अगर ग्रामीण परिवेश के अभ्यर्थी सिलेक्ट नहीं होंगे, जो देशज भाषाओं के जो अभ्यर्थी हैं वो सिलेक्ट नहीं होंगे, तो फिर कैसे ये सिविल सेवा भारतीय रूप धारण कर पाएगी, भारतीयता उसमें हावी हो पाएगी। इसलिए आप क्या कहेंगे हिंदी भाषी अभ्यर्थियों को निराशा के इस जाल से निकालने के लिए और उनको सफलता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आप क्या कहेंगे? किस प्रकार से वो अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करें कि वो भी सफल हो सके और अंग्रेजी के अभ्यर्थियों के समानांतर खड़े हो सके? सिद्धार्थ सर। इसे दो स्तर पर देख सकते हैं ब्रजेंद्र जी। एक स्तर हो जाता है कि विद्यार्थी के स्तर पर, और दूसरा स्तर हो जाता है जो संघ लोक सेवा आयोग के स्तर पर। विद्यार्थी अपने स्तर पर, जैसे संगीता ने कहा कि क्या कर सकते हैं कि जैसे ही तैयारी करने की सोचे वो पहले 6 महीने अपने पूरे के पूरे स्कूल शिक्षा में उनमें जितनी कमियां रह गई उसको दूर करने की ही कोशिश करें, सिर्फ उसे ही दूर करें। मतलब कि जिन किताबों को उन्होंने पढ़ाई की है स्कूल में उसका पुनः अध्ययन करें। एक साथ ही साथ है वह अपने व्यक्तित्व से संबंधित, जैसे प्रत्यक्षीकरण संतुलन होता है, नजरिया संतुलन होता है, अपने शारीरिक भाषा, अगर वो 6 महीने में अगर अपने व्यक्तित्व को ठीक नहीं कर पाता, अपनी भाषा को नहीं ठीक कर पाते, अपनी अभिव्यक्ति को ठीक नहीं कर पाते हैं, अपने सोचने के संतुलन की प्रक्रिया को ठीक नहीं कर पाते हैं, वह यह नहीं जान पाते हैं कि अखबार कैसे पढ़े जाते हैं, इंटरनेट से नोट्स कैसे बनाए जाते हैं,
और यूट्यूब का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो वह कभी भी आगे नहीं जा पाए, क्योंकि यही आधार का कार्य करता है। तो 6 महीने का काम उन्हें अपनी भाषा को सुधारने, हिंदी और अंग्रेजी दोनों, अपने अपने आधार को मजबूत करने और साथ ही साथ स्कूल में संबंधित जितने भी कार्य हुए हैं सबको लगाना है। सबसे पहला यही काम करना है, और इसमें वो सारे के सारे आधुनिक टेक्निक चले आते हैं जिसके सहारे वह सीख सकते हैं, चाहे वो इंटरनेट हो, वेब हो, या जूम हो, यूट्यूब हो, या फिर कैसे कैसे सर्च करके उनसे कैसे नोट्स बनाया जाता है ये भी जान लें, ठीक, क्योंकि यह आधार करेगा। दूसरी बात चली आती है कि इसके बाद में वो जो नेक्स्ट 3 महीने हैं, 3 महीने पूरे वैल्यू को रिवाइज करने पर लगा है, रिवाइज करके बिल्कुल अपने आप को पारंगत कर ली, इस पूरे वैल्यू से रिवाइज कर लिया। अब इसके बाद में वह किसी कोचिंग संस्थान में जाने की सोचें तो अब देखें, लेकिन कोचिंग संस्थान में जाने के पहले वह जान ले कि वह शिक्षक उस लायक भी है कि नहीं उन्हें पढ़ा सकता है। ठीक, आप ध्यान देंगे कि मुखर्जी नगर में मुश्किल से 2-3 टीचर को छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि अंग्रेजी के शिक्षकों, अंग्रेजी के बच्चों को भी पढ़ा सकता है। वो इस लायक ही नहीं है, भले उनका अच्छा खासा नाम हो गया, फॉलोइंग, मतलब कि वो ऐसी सी बात करते हैं आप आश्चर्य करेंगे कि आ जाओ, कौन माई कला है तुम्हें क्वालिफाई करने से नहीं रोक सकता है, हम तो 2.5 महीने पूरी तैयारी करा दी है, ऐसी सी बात। और सभी उनकी फॉलोइंग आप देखेंगे तो आप हतप्रभ रहेंगे, 1 मिलियन, 1 मिलियन उनकी फॉलोइंग है। वो कहते हैं कि 1 साल के भीतर में रॉन्ग कर छोड़ देंगे यूपीएससी को। ऐसी कहीं कोई बात करता है? कोई सभ्य सुसंस्कृत शिक्षक कभी ऐसी बात करेगा? लेकिन वो ऐसी ही बात करते हैं। तो अगर उनका व्यक्तित्व तो ऐसा ही है कि वो कोई बेवकूफ जानबूझकर बनना ही चाहता है, कोई गड्ढे में गिरना ही चाहता है, तो आप उसको जीवन भर कभी भी नहीं रोक पाएंगे। ठीक है, पहली बात। फिर उसके बाद चली आती है बात की रणनीति के बारे, तो हमने उन सबसे बताया। ऐसे में कहीं कोई कंपटीशन नहीं है, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, कुछ भी हो। इंटरव्यू में भी कोई कंपटीशन नहीं है, अगर वो देना चाहे तो अच्छी तरह से दे सकते हैं, कुछ चीजों का अगर ध्यान रखे तो वो दे सकते हैं। तीसरी बात चली आती है अपने वैकल्पिक विषय में कोई कंपटीशन नहीं है उनके पास में, वैकल्पिक विषय हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही बहुत अच्छी तरह से दे सकते हैं। और जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 4 ये इन्हें भी अच्छी तरह से दे सकते हैं। इसके अलावा यूपीएससी के लिए जो रिकमेंडेशन दिया जा सकता है, और यूपीएससी का जो ये सिलेक्शन प्रोसीजर है ये सच में बहुत ही गड़बड़ है, हिंदी विद्यार्थियों के लिए गड़बड़ है। अब आप सोचिए कि उन विद्यार्थियों को ले रहे हैं जो स्कॉलर है, वो उन विद्यार्थियों को नहीं ले पा रहे हैं जिनके पास में प्रशासनिक क्षमता वास्तविक रूप में है। अब प्रशासनिक क्षमता और स्कॉलरली एबिलिटी, एग्जामिनेशन टेक्निक तीनों ही अलग अलग होते हैं, तीनों एक नहीं होते हैं। हो सकता है हिंदी के विद्यार्थी प्रशासनिक क्षमता उनमें बहुत अच्छी हो और वह बहुत अच्छी तरह से एग्जामिनेशन टेक्निक नहीं का उनका अनुसरण नहीं कर पाते हो, तो उन्हें छोड़ना क्यों? तो शिक्षा पद्धति में, इस पूरे के पूरे सिलेक्शन पद्धति में बदलाव की आवश्यकता है। दूसरी बात है कि जितने भी प्रश्न देते हैं वह जीएस में, अब कम से कम 20-20 प्रश्न देते हैं, उन प्रश्नों को घटा देना चाहिए कि अंग्रेजी के विद्यार्थियों में भी जो विश्लेषणात्मक क्षमता है उसको ले सकें और हिंदी के विद्यार्थियों को भी ले सकें, इनके लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए। तीसरी बात है कि CSAT को पूरी तरह से, एक तरह से जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, ये थोड़ा रिफॉर्म होना है जिससे कि प्लेइंग फील्ड अब थोड़ा लेवल हो जाए। चौथी बात चली आती है कि साक्षात्कार हिंदी में होने चाहिए और 2 पेपर होने चाहिए इसके लिए, मतलब कि सिर्फ एक आधे घंटे में आप तो घोड़ों को भी नहीं ले सकते हैं, पिकअप कर सकते हैं, आईएएस पदाधिकारी को कैसे ले सकते हैं यहाँ पे? तो ऐसे इस चीज की जो प्रक्रिया पूरी है एसएससी के अनुसार आप कर दें, जिससे कि आप वास्तविक रूप में उनके प्रतिभा को देख सकें, उनके मनोवृत्ति को देख सकें, उनके व्यक्तित्व को देख सकें। और व्यक्तित्व में क्या देखना है? टैलेंट और इंटेलिजेंस उतना महत्वपूर्ण अब नहीं है जितना कि ईमानदारी, सिंसियरिटी और वैल्यूज इतना महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आपने टैलेंट को लिया तो क्या करेगा कि मतलब किसी भी जगह पर पूरी दुनिया में अब यह काबिल तारीफ हो गई है कि टैलेंटेड लोग को लेंगे और बहुत बड़ा टैलेंटेड हो केमिस्ट्री का, तो आपका टैलेंट का तो उपयोग आप में आएगा ही, बम भी बना सकता है अगर वैल्यूज नहीं है तो। ठीक, इसीलिए वैल्यूज और सिंसियरिटी के ऊपर में यूपीएससी को अब अधिक प्रेशर देना चाहिए, अधिक जोर देना चाहिए। तो यूपीएससी को रिफॉर्म करने के लिए इतनी बात होनी चाहिए, आ जानी चाहिए। हाँ, कोचिंग संस्थानों को भी कुछ रिफॉर्म करना, अगर उनके पास में ईमानदारी नाम की कोई चीज है तो खुद अपने काम पास पर कर सकते हैं इस पूरे पहलू पर। अब उसमें सिर्फ यही उन्हें करना है कि अपने शिक्षकों के स्तर को सुधारना है।
और जब तक शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेंगे तब तक विद्यार्थियों के ऊपर में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि विद्यार्थी मापदंड मान लेता है कि अच्छा इन्होंने एनसीईआरटी पढ़ा है और इसी स्तर तक हमें पढ़ना है, अब इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। और वो हर क्लास में ठोक कर कहते हैं, शोर मचा कर कहते हैं कि तुम क्वालिफाई करोगे करोगे, हमने लिखवा दिया, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, और हमेशा उसके बाहर ही प्रश्न आता है। इस स्थान पर ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि तथ्य सिर्फ जानते हैं, तथ्य का विश्लेषण तक नहीं कर पाते हैं, लेकिन तब भी वो शिक्षक बने हुए हैं। लेकिन ये चुनाव विद्यार्थियों के पास में नहीं आता है। जी बात में कही जा सकती है। बिल्कुल। सर, ये पूरी जो परिचर्चा है इसका निचोड़ यही है कि जो हिंदी भाषी अभ्यर्थी हैं जो पहुंच रहे हैं इस कंपटीशन के क्षेत्र में, उनको वो मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, वो क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें, ये समझना आवश्यक है उनके लिए। और उनको पहले अपने गुरुजनों का पहले मूल्यांकन करना होगा और उसके बाद फिर आगे की अपनी तैयारी तय करने की। आपने जो दिशा बताई है विद्यार्थियों को कि शुरुआती 6 महीना क्या करें, उसके बाद क्या करें, फिर उसका ये जो क्रम बताया आपने, अगर इनको फॉलो करें तो निश्चित है कि उनके लिए भी सफलता बहुत दूर की कौड़ी नहीं होगी, वो भी किसी न किसी मुकाम तक जरूर पहुंचेंगे। सर, इस परिचर्चा का समापन हम कुछ प्रश्नों से करना चाहेंगे। अगर हमारे जो श्रोता हैं, हमारे जो दर्शक हैं, अगर उनके मन में कुछ प्रश्न होंगे तो वो हमारे विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं, विशेषज्ञों से अपने प्रश्न रख सकते हैं। उन्होंने प्रश्न दिया है, एक अमित खौसे हैं, मध्य प्रदेश से, और ये पूछ रहे हैं कि पढ़ाई के स्तर को अगर उन्हें पहुंचना है तो क्या दिल्ली आना पड़ेगा? नहीं आना पड़ेगा, आपको घर बैठे ही पढ़ाई का वह स्तर ज्ञात हो जाएगा। दिल्ली आना आपके लिए अब खतरे से खाली नहीं रहेगा, 2 कारणों से। एक तो यह अभी महामारी फैली हुई है, और दूसरा इस स्थान पर आएंगे तो आपकी मानसिकता कितनी विमान हो सकती है इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। आप यहाँ पर नहीं आएंगे, आप यहाँ पर आएंगे तो आप जीवन भर हो सकता है कभी कभी तैयारी करने का, क्वालिफाई करने के लायक रहेंगे। आप वहां पर रहेंगे, आज नहीं तो कल परसों कभी भी आप तैयारी कर सकते हैं। घर पर बैठकर इतना सुकून से तैयारी करने का माध्यम अब टेक्नोलॉजी ने आपको दे दिया है, क्यों नहीं आप इसका उपयोग कीजिए। तो आपको दिल्ली आने की बिल्कुल आवश्यकता है ही नहीं, आप घर बैठे ही तैयारी कर सकते हैं। स्वप्निल साहब का प्रश्न, क्या कोई ऑनलाइन ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें हिंदी में अच्छी तैयारी कराए? अब उन सब का नाम यहाँ पर नहीं लिया जा सकता है कि कौन कौन सी आपकी तैयारी करा सकता है, क्या नहीं करा सकता, लेकिन इसकी जानकारी आपको ले लेना चाहिए। आप ले सकते हैं इस पूरे पहलू को। इससे बोलना यहाँ पर अच्छा नहीं होगा, यह डिग्निफाइड नहीं होगा कि किसी का नाम लिया जाए, अपना भी या किसी अन्य का भी। इसे आपको खुद सोच लेना पड़ेगा, लेकिन ये संभव है कि आप ऑनलाइन की तैयारी कर सकें। विजयन साहब हैं, क्या हिंदी में तैयारी के लिए कोचिंग करना अनिवार्य है? बिल्कुल अनिवार्य नहीं है, बिल्कुल ही अनिवार्य नहीं है। जिस दिन अगर आपने अपना बेसिक्स ठीक कर लिया, 6 महीने के भीतर, 1 साल के भीतर में अपना बेसिक्स ठीक कर लिया, आपने जिस दिन सोचा आपने कि आपको अपना बेसिक्स ठीक करना है और बेसिक्स ठीक कर लिया, तो आपके लिए एग्जामिनेशन इतना ही आसान होगा, चुटकी की तरह एग्जामिनेशन होगा। यह एग्जामिनेशन अब वास्तविक रूप में साधारण विद्यार्थियों के लिए है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही इंटेलिजेंट विद्यार्थियों के लिए है। बहुत इंटेलिजेंट विद्यार्थी इसमें बहुत अधिक इंटेलिजेंट कभी नहीं है। जीनियस के लिए एग्जामिनेशन नहीं है, ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो जमीन से जुड़े हुए हैं। और आने वाले 2-3 वर्षों में आप देखेंगे इसमें, इस परीक्षा में जो परिवर्तन आ रहे हैं वह परिवर्तन आपके लिए ही है। संगीता, क्या बोलोगी इस पूरे पहलू पर? इन्होंने अपना ऐसा सवाल पूछा कि तैयारी के लिए कोचिंग करना अनिवार्य है। नहीं सर, बिल्कुल अनिवार्य नहीं है, आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज योर एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस एग्जाम। वो अगर आपका डेवलप हो जाता है तो ठीक है। आप शुरू में कुछ किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ के अपने आंसर कुछ लिखें, चेक करवाएं एक्सपर्ट लोगों से, तो आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आपको फिर भी 4-6 महीने की तैयारी के बावजूद लग रहा है कि आपको कहीं से गाइडेंस की जरूरत है, तब आप जाके किसी अच्छी कोचिंग को ढूंढें। अदरवाइज अगर आप अपने लेवल पे वो लेवल अचीव कर पा रहे हैं तो फिर कोचिंग की जरूरत नहीं है। बहुत कोई मैराथन नहीं है ऐसी कि जिसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत है। ये आप अपने स्तर पर तैयारी कर सकते हैं। और इनफैक्ट सर, जो जितना वास्ट सिलेबस है, मुझे लगता है कि कोचिंग उसको कवर करवा भी नहीं पाती है। वो तो आप ही को करना होता है। कोचिंग में तो सिर्फ आपको गाइड कर देते हैं कि आपको
क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस तरह से आपको चीजों को एनालाइज करना है। तो वो अगर आप अपने घर बैठे अपने लोकल मेंटर से अगर आप सीख पा रहे हैं वो चीजों को तो ठीक है। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि 6.5 महीना वेस्ट हो गया फिर भी वो चीजें अचीव नहीं हो पा रही है तो फिर डेफिनेटली आप किसी कोचिंग की हेल्प लें। सबसे मजेदार बात है संगीता की, ऑनलाइन पे आप किसी के साथ में संपर्क भी कर सकते हैं। अब तो टेक्नोलॉजी ने इतने आयाम खोल दिए कि काम बिल्कुल आसान हो गया है। एक और भी प्रश्न है शिवानी का, कौन से न्यूज़पेपर को हिंदी में जो यूपीएससी के मददगार साबित हो? ऐसे ऐसे हिंदी में नहीं है लेकिन अंग्रेजी कुछ न्यूज़पेपर हैं जिसे आप देख सकते हैं और वो हमेशा कारगर होंगे। इंडियन एक्सप्रेस है, टाइम्स ऑफ इंडिया है और इंटरनेट के ऊपर में आपको ढेर सारे न्यूज़पेपर मिल जाते हैं, सबके अलग अलग खबर ले सकते हैं। उनको आप उनके सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, आपको खबर मिलते रहेंगे और आप उनसे ले सकते हैं। आपको क्या मालूम, कभी प्रिंट, कभी प्रिंट है, कभी टाइम्स ऑफ इंडिया, कभी इंडिया टुडे। अब आज एक इंडिया टुडे ने खबर निकाली है, निश्चित रूप से उसके ऊपर में एक प्रश्न आएगा ही इस बार मेंस में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने भी वही अनाउंस किया है, सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम की टेक्नोलॉजी को लेकर ये कैसे कर सकते हैं। वो इंडिया टुडे में आया है और किसी न्यूज़पेपर में नहीं है। तो आप ऐसे नोटिफिकेशन कौन रखेंगे, अपने आंख, कान, नाक, खिड़की सब खोले रखेंगे, सारे एंटीना अपने दिमाग के खोल देंगे कि वो बिल्कुल वाइब्रेट करे, तो हमेशा आपके लिए अच्छा रहेगा। एक प्रश्न है मीनाक्षी का कि क्या इंटरव्यू में हिंदी भाषा का इस्तेमाल हमें उतने ही नंबर दिलवा देगा जितना कि इंग्लिश में बात करना? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दिलवा देगा और दिलवाता भी है। इंटरव्यू में जो हिंदी के बच्चे हैं वो कुछ समस्या अपने लिए पैदा कर देते हैं। वो ये कि वो इतने कॉन्फिडेंट कभी कभी हो जाते हैं और इतने जजमेंटल हो जाते हैं, वो गलतियां कर बैठते हैं। यही काम नहीं करना है। हाँ, भाषा संबंधित कुछ बायसनेस है, कुछ विरोधाभास भी है वहां पर, लेकिन हर कोई का भाग्य ऐसा नहीं होगा। यूपीएससी ने इन बातों को अब ध्यान में लिया है और इसको दूर भी किया है, बहुत हद तक दूर हो चुका है। लेकिन हिंदी में भी आप उतना ही अच्छा काम कर सकते हैं। आप में मूल रूप से प्रशासनिक क्षमता होनी चाहिए और अगर प्रशासनिक क्षमता है तो आप हिंदी में भी उतनी अच्छी तरीके कर सकते हैं। आपके सामने जीता जागता उदाहरण है संगीता खुद। संगीता, इसका प्रश्न क्या उत्तर देना चाहोगी? डेफिनेटली सर, इनफैक्ट जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मुझे 204 नंबर मिले थे आउट ऑफ 300। तो मैंने हिंदी का ही इस्तेमाल किया था। तो और मेरे साथ कुछ बाकी हिंदी भाषी लोगों का सिलेक्शन हुआ, उनके भी अच्छे नंबर्स थे, उन्होंने हिंदी का इस्तेमाल किया। तो हम तो वही चीजें बता सकते हैं कि हाँ डेफिनेटली अगर आप हिंदी के अंदर बस जो भी वो पूछ रहे हैं आप उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं कि वो क्या जानना चाह रहे हैं, आपके पास वो नॉलेज है कि नहीं है, या फिर वो आपके शायद व्यक्तित्व में वो पहलू है कि नहीं है जो वो चेक करना चाह रहे हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी भाषा के अंदर अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल अच्छा उनका जवाब मिल गया होगा हमें। हम लोग की तरफ से इतनी ही बात थी। ब्रजेंद्र जी जी, मेरे ख्याल से जितने भी प्रश्न आए हैं वो अलग अलग आयामों को उन्होंने भी छूने का प्रयास किया है। आपने जितने प्रश्न आपने जवाब दिए हैं, संगीता जी ने जितने जवाब दिए, सब लगता है अभ्यर्थियों की जो अंदर की जो उत्कंठा है, जो उनकी जो इच्छाएं हैं, वो कहीं ना कहीं उनमें कुछ हिंदी के प्रति एक भय मौजूद है और शायद आपकी बातों से उनका भय कुछ कम होगा, कुछ खत्म होगा। निश्चित रूप से हम उन सारे अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। वो तैयारी करें, एक बार लगे और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ें, निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। डॉक्टर विक्रम सिंह सर, के सिद्धार्थ सर और संगीता पेतरवाल जी, आपने जिस प्रकार से सिविल सेवा परीक्षाओं की हिंदी माध्यम की जो समस्या है और अन्य देशी भाषाओं की जो समस्या है, उनको इतने विस्तार से कवर किया, इतने विस्तार से उसके विविध आयामों को छुआ और उसके बाद उसका समाधान भी प्रस्तुत किया। निश्चित है कि इन समाधानों को अगर हमारे दर्शक, हमारे अभ्यर्थी अगर अपनाएंगे और उस राह को अगर चुनते हैं जो आपने राह दिखाई है, तो निश्चित है कि उनको सफलता मिलेगी। और जो हिंदी माध्यम का जो सफलता का जो आज आंकड़ा है, ये निश्चित है कि भविष्य में आने वाले समय में सुधरेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।